हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए वेरी ओन फेवरेट एजुकेशन चैनल डियर स्कूल। तो आज हम क्लास 10th इंग्लिश की पोइट्री नंबर 1 दैट इज डस्ट ऑफ स्नो को रीड करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसकी समरी, सारी की सारी पोइटिक डिवाइसेस, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स, की वर्ड्स और सारी की सारी राइमिंग स्कीम देखने वाले हैं। सो लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। तो ये ब्यूटीफुल पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? ये ब्यूटीफुल सी पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, जो कि बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें और बहुत बड़े बड़े मैसेज को छिपा करके रखते हैं। ठीक है, तो ये जो पोएम है इसका बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, लेकिन पहले हम इस पोएम की स्टोरी समझ लेते हैं। उसके बाद फिर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इससे हमें क्या मैसेज मिला। उसके बाद आई विल चेक इट आउट। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो इसमें जो हमारे पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो बहुत ज्यादा दुखी हैं और उनका जो मन है वो बहुत अपसेट है, वो उनका जो मूड है वो बहुत अपसेट है और अपसेट मूड के साथ में वो चले जा रहे हैं और फिर वो जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और उस पेड़ का नाम क्या है? हेमलॉक है। ठीक है, जिसे हम धतूरे का पेड़ बोलते हैं। तो जो पेड़ का नाम है वो क्या है? हेमलॉक है। हियर इज द स्पेलिंग। अब जब वो हेमलॉक के पेड़ के ऊपर बैठते हैं, पेड़ के ऊपर नहीं बैठते, मतलब पेड़ के नीचे छाया में बैठते हैं, और जो पूरा इलाका है वो बर्फीला है। हमें कैसे पता चला बर्फीला है? क्योंकि जो हेमलॉक के पेड़ होते हैं बर्फ की जगहों पे पाए जाते हैं। ठीक है, और फिर उस हेमलॉक के पेड़ के ऊपर एक क्रो बैठ जाता है आकर के। क्रो मीन्स कौवा। अब वो कौवा क्या करता है? अपनी पीठ को खजाता है, और जब वो खजाता है, खुजली करता है अपनी पीठ के ऊपर, जब वो अपनी पीठ के ऊपर खुजली करता है तो जो उसके ऊपर बर्फ था पेड़ के ऊपर, वो झड़ करके नीचे गिर जाता है। और जब वो गिरता है वो कैसे गिरता है? जैसे कि वो स्नो का डस्ट हो। ठीक है, इस डस्ट ऑफ स्नो ऐसा लगता है। तो जब वो पोइट के ऊपर गिरता है, जो पोइट नीचे बैठा है पेड़ के, अब तक वो क्या था? अब तक वो अपसेट था, दुखी था। लेकिन जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरता है, उसका जो मन है वो बिल्कुल खुश हो जाता है। उसे नहीं पता क्या रीजन है क्या नहीं है, लेकिन अचानक से जब वो दुखी था, उसका जो मन था दुखी था, अब वो बिल्कुल रिस्टोर हो जाता है, वो बिल्कुल सही हो जाता है उसका मन। तो यहाँ पे जो पोइट है उसने बहुत सारे मैसेज दिए हैं इन 4 लाइनों में ही। सबसे पहला मैसेज क्या है? अगर आपने नोटिस किया हो तो पोइट ने यहाँ पे कैसे कैसे वर्ड्स यूज किए हैं। पहला है हेमलॉक और दूसरा है क्रो। ये दोनों ही चीजें हमारी सोसाइटी में अपशगुन मानी जाती है, अनलक्की मानी जाती है। हेमलॉक का जो पेड़ होता है, धतूरे का पेड़, वो बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, डेंजरस होता है, तो इसलिए उसके आसपास कोई भटकना नहीं चाहता है, उसके आसपास कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन पोइट उसी के नीचे बैठ गया आकर के। दूसरा क्रो, पोइट ने इस पोएम में क्रो का जिक्र किया है, लेकिन बहुत सारे जो पोइट हैं, बड़े बड़े जो पोइट होते हैं, वो क्या करते हैं? बहुत सुंदर सुंदर वर्ड्स का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ क्रो। क्रो का कौन जिक्र करता है? लेकिन इन्होंने क्या किया है? यहाँ पे क्रो का यूज किया है इंस्टेड ऑफ ब्यूटीफुल वर्ड्स लाइक पिकॉक, स्पैरो एक्सेट्रा। तो यहां से क्या पता चलता है? पोइट उस पूरी की पूरी फिलॉसफी को तोड़ना चाहता है, उस पूरे के पूरे कंसेप्शन को तोड़ना चाहता है जो सोसाइटी ने बना रखा है कि ये जो पेड़ है या ये जो बर्ड है ये अपशगुन है या अनलकी है। ये हमारा केवल एक भ्रम होता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये एक नेचर है और नेचर सबके लिए इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारे कर्म होते हैं, हमारे डीड्स होते हैं जो हमें अनलकी बनाते हैं, लकी बनाते हैं। इसमें नेचर का कोई दोष नहीं होता है। तो पहला जो मैसेज है उस पॉइंट ने क्या दिया है कि ये जो हम सब मानते हैं ये सब चीजें बिल्कुल गलत है, कि नेचर की वजह से ऐसा हो गया, नेचर की वजह से ऐसा हो गया। ठीक है, तो हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है इसके बीच में कि जो ओक का पेड़ है वो ब्यूटीफुल है या पाइन का जो पेड़ है वो हमें यूज करना है। तो यहाँ पे इन्होंने हेमलॉक का ट्री इसलिए यूज किया है क्योंकि लोग उसे सोसाइटी में उसे ऐसा माना जाता है कि वो अनलकी है, तो उन्होंने वही यूज किया ताकि सोसाइटी का ये जो कंसेप्शन है, परसेप्शन है, ये टूट जाए। ऐसे उन्होंने क्रो का यूज किया है। अब यहाँ पे उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि जिन चीजों को हम बेकार समझते हैं उनकी वजह से हमारी लाइफ में इतने बड़े बड़े चेंज भी आ सकते हैं। तो कोई भी चीज बेकार नहीं होती है। जैसे क्रो को उन्होंने सबने बेकार माना हुआ है सोसाइटी में, लेकिन उसका जो मूड था पोएट का वो बहुत ज्यादा अपसेट था, लेकिन वो उस कौवे की वजह से ही ठीक हुआ क्योंकि उसने क्या किया? बर्फ ऊपर से झाड़ी और वो उसके ऊपर गिर गई, तो डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिर गया, तो उसकी वजह से उसका जो मूड था वो रिस्टोर हुआ। तो यहाँ पे जिस चीज को हमारी सोसाइटी में बेकार समझा जाता है उसी चीज को यहाँ पे इतनी ज्यादा महत्व दिया गया है
ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा मैसेज इसमें क्या हो सकता है? नेक्स्ट मैसेज भी इससे ही कनेक्टेड है, जैसे कि हमें नहीं पता होता है कि कौन सा हमारी लाइफ में ऐसा मोमेंट है जो हमारे लिए हिस्टोरिकल होने वाला है, यानी हमारी पूरी लाइफ के लिए यादगार होने वाला है, रिमेनिशेबल होने वाला है। ऐसे ही यहाँ पे हुआ, पोइट को नहीं पता था कि वो अभी अपसेट होकर के जा रहा है, वो हेमलॉक के नीचे बैठेगा, क्रोस के ऊपर डस्ट गिराएगा, लेकिन ऐसा हुआ और इसकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। तो यही एक तरीके से उसके लिए हो गया कि ऐसे मोमेंट जिनको हम बेकार समझते हैं या ऐसे मोमेंट जिनको हम बहुत ज्यादा छोटा समझते हैं, यूजलेस समझते हैं, वही मोमेंट हमारी लाइफ में बहुत बड़े चेंज ला देते हैं। अब ऐसा करने से क्या हुआ, पोइट की लाइफ भी बच गई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी था। पोएम में लिखा है कि इससे उसकी लाइफ बर्बाद होने से बच गई। इसका मतलब है या तो वो कुछ गलत काम करने वाला हो अपने साथ, ठीक है, सुसाइड करने वाला हो या कुछ भी, तो इससे इन सब छोटी छोटी चीजों से उसकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया कि उसने गलत स्टेप उठाने से वो रुक गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इससे ये भी मैसेज मिलता है। अब हम देखने वाले हैं इसकी राइमिंग स्कीम, डिफिकल्ट वर्ड एंड पोएटिक डिवाइसेस। तो हमारी पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी ए बी। देखिए, राइमिंग स्कीम आपको रटनी नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में पोइट्री दे दी जाएगी, तो वहां से आपको छांट करके लिखनी होती है जस्ट। तो यहाँ पे जस्ट मैंने आपको रेमिनिशेबल की ले रखा है कि आपको याद रहे या आपको पता रहे कि ये जो पोइट्री है वो किस तरीके से किस स्कीम के द्वारा लिखी गई है, क्या इसकी लय है। ठीक है, नेक्स्ट डिफिकल्ट वर्ड इसमें केवल दो ही हैं, एक है हेमलॉक और एक है रूट। हेमलॉक मैंने बताया एक पॉइजनस प्लांट होता है या ट्री होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे से व्हाइट रंग के फ्लावर्स होते हैं और इसको हम धतूरे का पेड़ भी बोलते हैं। उसके बाद है रूट। रूट का मतलब होता है आप बहुत ज्यादा उदास रहो, रिग्रेट रहो, पछतावे में रहो, उसको बोलते हैं रूट होना। ठीक है, जो पोएट था वो क्या था? रूट था। इसके बाद क्या है? पोएटिक डिवाइसेस है। पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे 3 यूज हुई है। फर्स्ट है इंजर्बमेंट। इंजर्बमेंट कहाँ यूज होती है? जब एक ही सेंटेंस बिना फुल स्टॉप के लगातार चलता जाता है। आपकी पोएम ऐसे ही है, लगातार चलती जा रही है, तो इसलिए इस पोएम में क्या आएगी? इंजर्बमेंट। दूसरा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहाँ आती है? जहां पे आपका हैज गिवन माई हार्ट ए वर्ड लिखा हुआ है ये सेंटेंस, तो यहाँ पे आपकी क्या यूज हुई है? एलिट्रेशन, क्योंकि हैज गिवन माई हार्ट, तो एच हैज गिवन माई हार्ट, एच बार बार एच का रिपीटेशन हुआ है। इसके बाद है थर्ड कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस वहां पे यूज होता है जहां पे आपकी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है। ठीक है, तो ये आपकी पूरे हमने खत्म कर दी है। इसमें हमने आपकी समरी, डिफिकल्ट वर्ड्स, राइमिंग स्कीम और पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस किया है। इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसके राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस पोएम की समरी, इसकी राइमिंग स्कीम, पोएटिक डिवाइस और कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। सो लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल। हमारी पोएम का टाइटल है फायर एंड आइस। फायर का मतलब क्या होता है? अग्नि, और आइस का मतलब क्या होता है? बर्फ, या हम बोल सकते हैं पानी, क्योंकि पानी की एक फॉर्म होती है बर्फ यानी आइस। तो कहने की बात है जो हमारी पोम है वो 2 एलिमेंट्स के बारे में है जिसका नाम है फायर एंड आइस, क्योंकि ये क्या होते हैं? हमारे एलिमेंट्स होते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। कमेंट करके बताना टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं। केमिस्ट्री वाले एलिमेंट्स नहीं, जो हमारे ह्यूमन बॉडी के फॉर्मेशन के लिए चाहिए होते हैं वो एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू फिलोसफी। तो यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो फायर है और एक आइस है। अब पोएट ने इस पोम में फायर एंड आइस को डायरेक्ट यूज क्यों किया है? क्योंकि वो ये बताना चाहता है कि फायर का मतलब क्या है? हेट्रेड है, ग्रीड है, लस्ट है और फरी है। मतलब कि दूसरों से नफरत करना, दूसरों लालच करना, लस्ट, ये सब चीजें फायर को डिनोट करती है कहीं ना कहीं। तो पोएट यहाँ पे जो फायर वर्ड यूज कर रहा है वो इन चीजों को दर्शाने के लिए यूज कर रहा है। और आइस की यूज कर रहा है क्योंकि वो आइस के थ्रू क्या दिखाना चाहता है? कोल्डनेस, क्रूअल्टी, रिजिडिटी, इनटॉलरेंस, इनसेंसिटिविटी, ये सब चीजें होती है, यानी दूसरों से एक तरीके से जलना, दूसरों की कामयाबी से जलना। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं आइस और फायर, पोएट ने एक तरीके से यहाँ पे यूज की है फायर एंड आइस को ये सब चीजों को दिखाने के लिए। अब ये जो पोम है ये हमें दुनिया के अंत के बारे में बताती है, मतलब दुनिया किस तरीके से खत्म होगी। तो दुनिया के खत्म होने के पोएट ने 2 तरीके बताए हैं, या तो दुनिया फायर से खत्म होगी या दुनिया आइस से खत्म होगी। यानी कि या तो फायर, यानी कि हम बोल सकते हैं कि दुनिया एक दूसरे से नफरत करेगी तो इस तरीके से खत्म हो सकती है, लड़ झड़ के, कन्फ्लिक्ट से, या फिर हम बोल सकते हैं आइस, यानी कि
इनटॉलरेंस या क्रूल्टी से, मतलब एक दूसरे से नफरत करके या एक दूसरे से जल के। ठीक है, नफरत तो हम फायर से डिनोट करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या रख के हम बोल सकते हैं कि दुनिया खत्म होगी। तो पोइट ने बताया है या तो दुनिया फायर से खत्म होगी या आइस से खत्म होगी। अब पोइट का ऐसा कहने का मतलब या तो दुनिया एक दूसरे से झगड़ के खत्म होगी या फिर एक दूसरे से ईर्ष्या करके खत्म होगी। लेकिन फिर पोइट कहता है कि मेरा मानना ऐसा है कि दुनिया फायर से खत्म होगी, यानी कि मैं किसको फेवर करता हूं कि दुनिया फायर से खत्म होगी। मतलब एक दूसरे से लोग नफरत कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो दुनिया उससे खत्म होने के चांसेस ज्यादा हैं। फिर वो पोइट कहता है कि फायर भी इतनी पावरफुल है और आइस भी इतनी पावरफुल है, तो हो सकता है दुनिया को अगर 2 बार एंड होना पड़ा, दुनिया को अगर 2 बार खत्म होना पड़ा, तो दुनिया एक एक करके फायर से और आइस दोनों से खत्म हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही क्या है, पावरफुल है। यहाँ पे पावरफुल होने का मतलब क्या है कि दुनिया में बहुत ज्यादा नफरत और एक दूसरे से ईर्ष्या दोनों ही बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि दोनों ही पावरफुल है। तो दुनिया को अगर 2 बार खत्म होना पड़ा तो फायर और आइस दोनों से एक एक करके खत्म हो जाएगा। तो ये जो पोम है वो एक तरीके से अल्टीमेटम की तरह है, यानी चेतावनी की तरह है। इसमें बताया जा रहा है कि दुनिया को बताया जा रहा है पोइट के द्वारा कि हमारी दुनिया में यहाँ पे बहुत ज्यादा नफरत है, ईर्ष्या है और बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर हमने इस पे कंट्रोल नहीं किया तो हमारी दुनिया बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। यानी हम ये बोलते हैं कि दुनिया को सूरज से खत्म हो जाएगी जब सूरज खत्म हो जाएगा, या बाढ़ आ जाएगी, फ्लड आ जाएगी। ठीक है, बोला जाता है ना, थ्योरी है कि सूरज की जब जो सन है उसकी एज कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी। और एक दूसरी थ्योरी बताई जाती है कि जब सारे के सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो पानी पानी हो जाएगा सारे में, तो इस तरीके से दुनिया खत्म हो जाएगी। तो पोइट बताते हैं कि इन सब को छोड़ दो, दुनिया इन सब से पहले तो ईर्ष्या से और नफरत से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो पोइट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें अपनी नफरत और अपनी ईर्ष्या इन दोनों पर कंट्रोल करना है, इनको खत्म करना है, क्योंकि ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये दुनिया को खत्म करने के लिए एक तरीके से इनिशिएटिव है। अगर बात करें पोएम की राइमिंग स्कीम की, तो फर्स्ट स्टैंजा में जो राइमिंग स्कीम यूज हुई है वो है ए बी ए ए। सेकेंड स्टैंजा की बात करें तो राइमिंग स्कीम है बी सी बी सी बी। ओके, डिफिकल्ट वर्ड इस फॉर्म में है नहीं, 2 ही वर्ड है, पेरिश और ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब आप सब जानते हैं 2 टाइम्स। और अगर बात करें पेरिश की, तो पेरिश का मतलब होता है डाई, मतलब कि मर जाना या खत्म हो जाना। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें पोएटिक डिवाइसेस की, तो पोएटिक डिवाइसेस में फर्स्ट जो हमारी पोएटिक डिवाइस है वो है इंजैपमेंट। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, इंजैपमेंट का मतलब होता है जब बिना रुके, बिना फुल स्टॉप के लगातार हम अपनी पोएम को लिखते जाते हैं बिना किसी स्टॉप के, उसे बोलते हैं इंजैपमेंट। पर्सनिफिकेशन का मतलब है किसी चीज को डिनोट करना किसी चीज से, मतलब जो यहाँ पे फायर है उसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, हेट्रेड से डिनोट कर रहे हैं। आइस है उसको कैसे डिनोट कर रहे हैं, कोल्डनेस से डिनोट कर रहे हैं। तो ये हमने क्या किया है, एक दूसरे को पर्सनिफाई किया है। एलिट्रेशन आप सभी को पता है, जब जैसे सम से बोल दिया उसको बोलेंगे हम एलिट्रेशन। जो यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है सम, उसके बाद से एस एस। इसके बाद है यहाँ पे इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है कल्पना करना। फिर से वही लाइन है सम से, वो कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं दुनिया आग से खत्म होगी, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया फायर से खत्म होगी। तो यहाँ पे उसने ये नहीं बताया कि कौन लोग कहते हैं, भाई ऐसा तो कोई भी बोल सकता है। तो उन्होंने ये इमेजिनेशन करी है, कल्पना करी है कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं। ऐसा उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि किसने कहा। तो उन्होंने जो यहाँ पे एक बात ये कही है वो एक कल्पना वाली बात है, इमेजरी है। तो यहाँ पे इमेजरी आ जाएगा। So that's all in this video. Subscribe. Hello everyone, welcome to a very own favorite education channel Dear School. आज हम आपके लिए बिल्कुल फ्रेश पोएम लेकर के आए हैं जिसका नाम है A Tiger in the Zoo. इसके राइटर हैं लेस्ली नॉरिस और ये बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इसकी समरी, इसकी राइमिंग स्कीम, इसकी पोएटिक डिवाइसेस और कीवर्ड्स या डिफिकल्ट वर्ड्स को देखने वाले हैं। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द सेशन। अब पोएट ने क्या किया है इस पोएम में, उसने 2 केसेस लिए हैं। पहला केस है जब टाइगर जंगल में होता है, जब वो आजाद होता है, और दूसरा केस लिया है जब टाइगर जू में होता है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, यानी वो किसी के कब्जे में होता है, यानी इंसानों के कब्जे में होता है। पोएट बताते हैं कि जब वो जंगल में रहता है यानी कि टाइगर, तो बिल्कुल फ्री होता है, बिल्कुल मजे में घूमता है और बिल्कुल एटीट्यूड के साथ, जो उसका एटीट्यूड होता है ना टाइगर का, बिल्कुल रॉयल, उस एटीट्यूड के साथ में वो घूमता है जंगलों में, नदी के पास, तालाब के पास।
और तालाब के पास जो ताजे ताजे हिरन होते हैं ना, उनको छुपके से जो है पकड़ करके खा लेता है, यानी बिल्कुल फ्री होता है। और कभी कभी वो गांव के इलाकों में चला जाता है, और जैसे ही वो गांव के इलाकों में जाता है तो सारे के सारे जो इंसान होते हैं वो अपने घरों में कैद हो जाते हैं, वो बाहर निकल के भी नहीं देखते हैं। तो एक तो केस ये बताया है पोइट ने कि जब जो टाइगर होता है वो फ्री होता है, लेकिन एक और केस होता है जब टाइगर को हम जू में बंद कर लेते हैं, तब क्या होता है, तब वो बेचारा टाइगर बिल्कुल मजबूर होता है और उस एक पिंजरे के अंदर में कैद रह जाता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो अभी भी चाहता है कि वो बाहर निकल करके उनको खा जाए, इंसानों को, लेकिन वो कैद होता है तो अपने गुस्से को वो ऐसे ही इधर उधर टहल करके वहीं के वहीं जो है उसको वो बर्स्ट आउट कर लेता है। तो वहां पे वो गुस्सा तो है और बाहर निकल करके उनको खत्म भी करना चाहता है, लेकिन उसके हाथ में अब कुछ नहीं है, वो बिल्कुल लाचार हो गया है, उसकी आजादी उसे छीन ली गई है। वो बाहर घूमना चाहता है, अपने जंगल में वापस जाना चाहता है, हिरन को पकड़ना चाहता है और तालाब के किनारे घूमना चाहता है, लेकिन अब सारी चीजें उसके हाथ में नहीं है। और वो इंसान जो जब वो जंगल से गांव के इलाकों में आता था, वो इंसान जो घर में घुस जाते थे, अब वो उसके पिंजरे के आसपास जाकर के फोटो खिंचा रहे हैं और वहां पे जाकर के वो बोल रहे हैं कि हमें ये इसके साथ फोटो खिंचाना है, इसके कितने रुपीस होंगे, वगैरह वगैरह। तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मेरी जो पावर है उन्होंने एक पिंजरे में कैद करके रख ली है। अब वो बहुत ज्यादा गुस्सा है, बिल्कुल साइलेंट है, वो बिल्कुल पीसफुल है, वो बिल्कुल साइलेंट होकर के देख रहा है ये सारी चीजें, क्योंकि उसके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा है, उसके मन में इच्छा है कि वो भी आजाद हो। और आज के समय में क्या होता है, जू वाले क्या करते हैं, वहां पे कार लेकर के आते हैं ये चेक करने के लिए कि कोई जानवर जो है जू से बाहर तो नहीं निकल गया। तब क्या होता है, बहुत सारी आवाज आती है उसको, जैसे में कार होती है ना पुलिस की होती है, ऐसी उनकी कार भी होती है जिनको पेट्रोलिंग कार्स बोलते हैं। जो जू वाले होते हैं वो उन कार को लेकर के आते हैं और चेक करते हैं पूरे जू में कि कोई जानवर खुला तो नहीं रह गया। तो उस टाइगर को भी आवाजें सुनाई देती है और वो ऊपर देख रहा होता है आसमान की तरफ चमकते हुए तारों को, और उसकी आंखों में भी वो तारे चमक रहे होते हैं। अब वो क्या सोच रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि काश मैं भी इन तारों की तरह, जैसे आसमान में बिल्कुल आजाद है, ऐसे मैं इन तारों की तरह अपने जंगल में बिल्कुल आजाद होता, अपनी पहली जिंदगी जी रहा होता जब मैं आजाद था, नदी किनारे घूम रहा होता, जंगलों में घूम रहा होता, अपने फैमिली के साथ होता, शिकार कर रहा होता, ठीक है, और उसका जो पुराना एटीट्यूड था, जो रॉयल एटीट्यूड था, वो भी उसे वापस मिल जाता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि इंसानों ने उसे कैद कर लिया है। तो उसकी जो जितनी भी पावर है, जितनी भी उसकी इच्छाएं हैं, वो सारी की सारी उस पिंजरे में कैद होके रह गई। तो इस पॉइंट से हमें क्या मोरल देखने को मिल रहा है, हमें ये सीखने को मिल रहा है कि हमें किसी की आजादी नहीं छीननी चाहिए, क्योंकि हर किसी के अपने अपने इच्छाएं होती हैं, उसकी लाइफ पे क्या बीत रहा है। अगर हम ऐसे इमेजिन करें कि हमें कोई पकड़ के रख ले तो हमें कैसा लगेगा। तो इसमें बेसिकली सेव द टाइगर का जो कैंपेन है उसको प्रमोट करते हुए ये पोएम एनसीईआरटी ने दी है। चलिए इसकी राइम स्कीम देखते हैं। तो इसकी राइम स्कीम है ABCB। डिफिकल्ट वर्ड्स है विविड यानी कि जिंदा, जैसे लाइवली, बिल्कुल ऐसा कि बिल्कुल जीवित हो, ठीक है, उसे बोलते हैं हाँ विविड। सेकंड है स्नैट। स्नैट का मतलब होता है गुर्राना यानी टू ग्रोल, इसके बाद है लर्किंग। लर्किंग का मतलब होता है घात लगा करके बैठना, हिडन टू प्राउड। फैंग, रूट ऑफ द टूथ, जो हमारे दांत होते हैं ना, दांत का जो नीचे का हिस्सा होता है, जो उसकी जड़ होती है, उसको बोलते हैं फैंग। फिर है पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग का मतलब होता है चेक करने के लिए। पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। पहली पोएटिक डिवाइसेस में पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन यूज होती है जहां पे हम किसी इंसान को या फिर किसी चीज को ऐसे दर्शाते हैं जैसे वो एक पर्सन है, ठीक है। कोई भी चीज हो सकती है, जानवर हो सकता है, कोई भी एलिमेंटल चीज हो सकती है, उसको अगर हम ऐसे दर्शाएं कि वो एक पर्सन है, उसे हम बोलते हैं पर्सनिफिकेशन। जैसे इस पोम में ही का यूज हुआ है टाइगर की जगह। ही का तो इंसानों के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे टाइगर के लिए यूज हुआ है, तो उसे पर्सनिफाई कर दिया गया है। दूसरा है मेटाफर। मेटाफर कहाँ यूज होता है, अगर हम किसी चीज का किसी चीज से कंपैरिजन करें। अब कंपैरिजन दो तरीके से होता है, या तो आप डायरेक्ट यूज करो एज या लाइक, कि वो जो चीज है वो बिल्कुल ऐसा है तो आप एज यूज करो, वो बिल्कुल इसके जैसा है लाइक यूज करो, तो वहां पे सिमिल आ जाता है। लेकिन अगर आप ये दोनों वर्ड ना यूज करके डायरेक्ट बता दो कि वो जो चीज है वो ऐसी है, तो आप वहां मेटाफर यूज करते हो। जैसे मैंने कहा है कि ये जो भालू है ये बिल्कुल
गुड्डे जैसा है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, जैसा है, तो वो आ जाएगा सिमिल। लेकिन अगर मैंने कहा ये भालू गुड्डा है, मैंने डायरेक्ट कह दिया कि भालू ही गुड्डा है, तो वो मेटाफर हो जाता है। आप डायरेक्ट उसका कंपैरिजन उससे कर देते हो, बिना लाइक के, बिना इज के, बिना एज के। ठीक है। तीसरा है यहाँ पे इंजर्पमेंट। इंजर्पमेंट मैंने पहले भी बताया है, ऐसी एक पोएटिक डिवाइस होती है जो बिना रुके चलती है, यानी बिना फुल स्टॉप के जब आपकी पोएम लगातार चलती जाती है उसे आप बोलते हो इंजर्पमेंट। ये ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि हम पोएम में मोमेंटम ला सके। एक तरीके से जो रीडर है उसका बिल्कुल ध्यान हटे ना, वो लगातार बढ़ता चले जाए और वो इमेजिन करने लग जाए। ठीक है, तो मोमेंटम लाने के लिए ये यूज किया जाता है। अभी फिजिक्स वाला मोमेंटम नहीं है। ठीक है, चलिए फोर्थ है यहाँ पे ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है आप दो कटाक्ष चीजें या दो विपरीत चीजें एक साथ यूज करो, जैसे हंसी गम, तो दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों का अगर मैंने यूज कर लिया साथ में तो वो ऑक्सीमोरन होता है। यहाँ पे मैंने यूज किया है क्वाइट रेज। क्वाइट का मतलब होता है शांत यानी साइलेंट, रेज मतलब है गुस्सा, एंगर, तो दोनों की दोनों विपरीत चीजें हैं, ये साइलेंट है ये एंगर है, तो दोनों की दोनों विपरीत चीजें हैं, तो हमने यहाँ पे यूज किया है ऑक्सीमोरन। सो दैट्स ऑल। तो आज की जो हमारी पोम है वो बहुत ही ह्यूमरस पोम है, लेकिन फिर भी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। ह्यूमरस का मतलब होता है हास्य, यानी हमें इसे देख करके या इसे सुन करके या पढ़ करके हंसी आएगी, मनोरंजन, लेकिन फिर भी हमें एक मैसेज दे जाएगी। तो ऐसी पोम बहुत रेयर होती है जो हमें सीरियसली ना बता करके हंसी हंसी में बताई जाए, फिर भी वो हमें बहुत कुछ सिखा जाए। तो ये पोम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि इसके राइटर कौन है। तो इसके राइटर का नाम है कैरोलिन वेल्स। सेकेंड थिंग इज डैट कि ये पोम ह्यूमरस पोम है और फिर भी हमें एक मैसेज बता करके जाती है। तो एक सिम्बॉयटिक पोएम है, एक ह्यूमरस पोएम है, एक इमेजरी पोएम है, और फिर भी हमें बहुत कुछ सिखा के जा रही है, यानी मोरल पोएम भी है। बेसिकली इस पोएम में हमें बताया जाता है कि हम जानवरों को, जंगली जानवरों को कैसे पहचान सकते हैं। अगर वो हमें कहीं पे मिल जाते हैं तो हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं उन्हें पहचानने के लिए। इसलिए इस पोएम का नाम क्या है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, मतलब कि वाइल्ड एनिमल को कैसे पहचाने। इसी के फर्स्ट स्टैंजा में वो बताते हैं कि अगर आप कभी बाय चांस ईस्ट के जंगल में चले जाते हो और वहां पे आपको एक टोनी बोलते हैं ऐसे रंग का जानवर जो रेड ब्राउन सा होता है, येलोइश ब्राउन, है ना, ऐसा, जिसमें थोड़े से टेक्सचर होते हैं, रेड कलर के भी, ब्राउन कलर के भी, येलो कलर के भी। ठीक है, तो अगर आप ईस्ट के जंगल में बाय चांस पहुंच जाते हो, वहां पे आपको एक बड़ा सा बीस्ट दिखाई देगा, वो आपको देख करके दहाड़ेगा और ऐसे दहाड़ेगा कि उसकी दहाड़ सुन करके आप मर जाओगे। और जब आप मर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो और कोई नहीं बल्कि एशियन लायन। अब कैरोलिन वेल्स जो कि इसके पोइट हैं, उन्होंने बहुत फनी अंदाज बताया है कि लायन को पहचानने का तरीका क्या होता है, कि वो आपको देख करके दहाड़ेगा और जब आपको खा लेगा नहीं बल्कि आप जब वो दहाड़ेगा उसकी दहाड़ सुन करके आप मर जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि वो एक लायन था। कैसा लायन था, एशियन लायन। साथ में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई है कि उसका कलर कैसा होता है, टॉनी होता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और वो कौन से जंगलों में पाया जाता है, ईस्ट के जंगलों में पाया जाता है। नेक्स्ट स्टैंजा में वो बताते हैं कि अगर आप ऐसे ही टहल रहे हो, कहीं पर घूम रहे हो और आपको क्या मिल जाए, एक जंगली बीस्ट मिल जाए, वो नोबल होनी चाहिए, नोबल वाइल्ड बीस्ट। नोबल का मतलब होता है ऐसा जो अपने काम से काम रखे, यानी बिल्कुल अपने ही उसमें रहे, जैसे सीधा साधा हम बोल सकते हैं। हालांकि टाइगर, यहाँ पे जो बात बताई जा रही है वो बंगाल टाइगर के बारे में बताई जा रही है। बंगाल टाइगर आपने सबने सुना होगा, बाघ जिसे बोलते हैं, हमारे भारत का राष्ट्र पशु है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपको घूमते फिरते कोई नोबल बीस्ट दिखाई दे तो आप नोटिस करिएगा कि उसके येलो ग्राउंड, यानी कि उसकी येलो स्किन पर, उसकी जो पूरी स्किन होती है वो येलो कलर की होती है और उस पर काले रंग की धारियां होती है। ये एक सिंपल सा रूल होता है आपको पहचानने के लिए कि वो एक क्या है, वो एक बंगाल टाइगर है। तो बंगाल टाइगर को पहचानने का रूल क्या बताया इन्होंने कि अगर उसकी स्किन येलो कलर की है और उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हैं, यानी धारियां हैं, तो आप पहचान सकते हो कि वो एक बंगाल टाइगर है।
फिर वो बताते हैं कि अगर आपको एक ऐसी बीस्ट दिखाई देती है जो कि लड़खड़ाते हुए चल रही है और उसके ऊपर येलो कलर की स्किन है लेकिन उसके ऊपर स्पॉट्स हैं। टाइगर के ऊपर स्ट्राइप्स थी यानी धारियां थी, लेकिन इसके ऊपर स्पॉट्स हैं यानी कि डॉट 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 हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो एक लियोपर्ड है। लेकिन कैसे हम पहचान सकते हैं कि वो लियोपर्ड है? सबसे पहली बात कि उसके ऊपर स्पॉट्स होने चाहिए ब्लैक कलर के। दूसरी बात कि वो हमें देख करके हमारे ऊपर कूद जाना चाहिए और हमें लैप लैप करके खा जाना चाहिए। लैप लैप करके खा जाने का मतलब है जब हम खाते हैं तो लप 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 की आवाज आती है। तो इन पोइट ने यहाँ पे वही यूज किया है कि जब ये हमें खाएगा तो लैप लैप की आवाज आएगी, यानी कि लेपर्ड है। ठीक है, तो दो कैरेक्टरिस्टिक इसकी बताई है। पहली कि इसके ऊपर स्पॉट्स होने चाहिए, दूसरी कि हमें देख करके हमारे ऊपर छलांग लगा देना चाहिए, और तीसरी हमें खाते हुए इसके अंदर से आवाज आनी चाहिए, इसके मुंह से आवाज आनी चाहिए लैप लैप की। फिर वो बताते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में, दैट इज फोर्थ स्टैंजा, कि अगर आप अपने गार्डन में या अपने बाग में घूम रहे हो तो आपको एक क्रिएचर दिखाई देगा वहां पर जो कि आपको बिल्कुल कस के गले लगा लेगा। आपको इसी से पहचान जाना है कि वो एक भालू है। और अगर आपको अभी भी डाउट है, इसका मतलब ये है कि वो आपको आगे भी आपके बहुत लाड प्यार करेगा। तो भालू को पहचानने की क्या तरीका बताया है कि अगर आपको कोई जानवर आपके गार्डन में मिलता है, यार्ड में मिलता है, और आपको वो कस के गले लगा लेता है और फिर आपको बहुत लाड प्यार भी करता है, इसका मतलब वो एक भालू है यानी बियर है। अब पोएट हमें बता रहे हैं कि एक हाइना में और एक क्रोकोडाइल में क्या अंतर होता है। हाइना आप सब जानते हो लगड़बग्घे होते हैं और जो क्रोकोडाइल होता है वो मगरमच्छ होता है। तो हाइना में और क्रोकोडाइल में क्या अंतर होता है ये पोएट बताते हुए कहते हैं कि हाइना स्माइल करते हैं और क्रोकोडाइल रोते हैं। जो लगड़बग्घे होते हैं उनका मुंह ऐसा होता है जैसे वो हंस रहे हों, आप जब उनको देखोगे। और जब मगरमच्छ किसी का शिकार करते हैं ना, तो शिकार करते वक्त उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं। कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू मत दिखा। तो वहां पे वही बताया गया है कि अगर कोई जानवर रो रहा है इसका मतलब वो क्रोकोडाइल है, और अगर कोई हंस रहा है इसका मतलब वो हाइना है, अगर आपको इन दोनों में कंफ्यूजन है तो। फिर वो कैमलियन के बारे में बताते हैं जिसे आप गिरगिट बोलते हो। तो एक सच्चा कैमलियन वो होता है जो छोटा होता है, हालांकि छिपकली जैसा ही होता है, लेकिन इसके कान भी नहीं होते हैं ना इसके पंख होते हैं। और अगर पेड़ पर कोई भी नहीं है इसका मतलब ये बिल्कुल कंफर्म है कि उस पेड़ पर कौन बैठा हुआ है, कैमलियन बैठा। ऐसा क्यों? क्योंकि कैमलियन क्या करता है, जहां पर भी बैठता है उसका ही कलर अपने बॉडी पर लेकर के आ जाता है। इसे बोलते हैं कैमोफ्लेज की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जब भी अगर आपको लगे किसी पेड़ पर कोई नहीं है इसका मतलब है कि उस पेड़ पर एक कैमलियन बैठा है। क्यों? क्योंकि कैमलियन के पास कैमोफ्लेज की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे हमारी पोम होती है खत्म। बात करें इसकी राइम स्कीम की, तो राइम स्कीम्स में क्या है, ABCC। बात करें इसकी पोएटिक डिवाइस की, तो सबसे पहली पोएटिक डिवाइस है इमेजरी। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि ये पोएम बिल्कुल काल्पनिक है, ये इमेजरी है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि हम जाकर के उसके सामने जानवर के खड़े हो जाए और जब वो हमें खाने लगे तब हम पहचाने कि ये टाइगर है या लायन है। तो बिल्कुल इमेजरी पोएम है। नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरन। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड यूज किए गए हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। जैसे उन्होंने कहा था नोबल वाइल्ड बीस्ट, किसके लिए, टाइगर के लिए। तो एक वाइल्ड बीस्ट नोबल कैसे हो सकता है, सीधा साधा कैसे हो सकता है? तो ये एक ऑक्सीमोरन है। पर्सनिफिकेशन इन्होंने कहीं कहीं ही यूज किया है टाइगर के लिए, लायन के लिए। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने इनको पर्सनिफाई करने की कोशिश की है, इंसान की तरह दिखाने की कोशिश की है। अलिटरेशन का इस्तेमाल हुआ है, आप सब जानते हैं अलिटरेशन कहाँ पे यूज होता है। पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस एक ऐसी पोएटिक डिवाइस होती है जिसमें पोएट अपने अनुसार शब्द को बना लेता है। जो शब्द एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं भी करते हैं उसको भी अपनी मर्जी से बना लेता है। जैसे पोएट ने यूज किया है लप लप, लप लप की साउंड। तो एक ये जो शब्द है इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन पोएट ने इसको खुद से बना लिया है, तो इसको हम बोलेंगे कि वो पोएटिक लाइसेंस है। ऐसे इन्होंने यूज किया है एक वर्ड टिस। ये वर्ड उन्होंने यूज किया है इट इज के लिए, तो ये वर्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन उन्होंने खुद से बनाया है। तो पोएट के पास ये फ्रीडम होता है, उनके पास ये लाइसेंस होता है कि वो शब्दों को अपने अनुसार बना सकते हैं। तो जिस पोएम में भी ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाएं तो उसके पास होता है पोएटिक लाइसेंस।
आयरनी का मतलब होता है कि हम सोचते कुछ है एकदम से उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप जाते हो जंगलों में, अगर आपको कोई जानवर देख करके आपको खा जाता है, उसके बाद आप पहचान लेना कि वो एक जानवर है, कोई भी जानवर हो सकता है। तो ये ऐसा थोड़ी ना होता है। आयरनी है तो एक तरीके से हम कैसे पहचान पाएंगे जब हम मर जाएंगे। तो यहाँ पे आयरनी आ गई, यानी कि बिल्कुल उल्टी बात हो गई, राइट। और दो और पोएटिक डिवाइस में एग्जिस्ट करती है, एक है मेटाफर, एक है रिपीटेशन। मेटाफर होता है जब आप किसी चीज को डायरेक्टली कंपेयर कर देते हो बिना एज के, बिना लाइक के। और रेपिटेशन होता है जब आप एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करते हो। कमेंट करके बताना अगर आपको पोएटिक डिवाइसेस की एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए पहचानने के। और आज हम क्लास 10th की 5th पोइट्री द बोल पोएम को रीड करने वाले हैं। इसकी समरी और साथ में इसकी राइम स्कीम प्लस इसकी सारी की सारी पोएटिक डिवाइस कीवर्ड्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसके राइटर कौन है? इसके राइटर जॉन बैरीमैन है। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोम। अब ये जो पोम है ये बेसिकली एक ऐसा मैसेज हमारे सामने रखती है जिसे हमारी एज के स्टूडेंट, मतलब क्लास 10th के टीन स्टूडेंट्स को पता होना जरूरी है। अब आजकल क्या होता है, हम जैसे बड़े होते जाते हैं हमारी जिंदगी से बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें बहुत ज्यादा लगाव होता है, जिनसे वो हमारी जिंदगी से चली जाती है और फिर हम उनका दुख मनाने बैठ जाते हैं। अब हम उनके दुख में इतने ज्यादा वो हो जाते हैं कि हम पूरी जिंदगी उनके ही दुख मनाने बैठ जाते हैं और अपने फ्यूचर पर ध्यान नहीं देते हैं, आगे जिंदगी पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये पोम उसी के बारे कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए इन सारे दुखों को, ग्रिफ्स को आगे साइड में रखते हुए अपने फ्यूचर और अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। अब पोइट ने इतनी बड़ी बात को बिल्कुल छोटे से एग्जाम्पल से हमारे सामने पेश किया है, एक बॉल की मदद से। अब इस पोम में क्या होता है, एक लड़का जो कि बॉल से खेल रहा है एक तालाब के किनारे, ठीक है। तो तालाब के किनारे जैसे ही वो खेल रहा होता है वो बॉल फुदकते हुए तालाब में गिर जाती है। और जब वो फुदकती हुई जाती है तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बॉल हंस रही हो। पोएट भी उसे दूर से देख रहा है बैठ करके, बॉय को, जो बॉय उसके साथ खेल रहा है बॉल के। तो जो बॉय है वो बॉल के साथ खेल रहा होता है और जो बॉल है वो फुदकते हुए तालाब में गिर जाती है। और जब वो फुदक रही होती है और जा रही होती है तालाब में तो ऐसा लग रहा होता है जैसे वो हंस रही हो, मुस्कुरा रही हो। अब जैसे ही बॉल पानी में गिर जाती है तो वो लड़का जो बॉल के साथ खेल रहा होता है बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वहीं खड़ा रहता है, रोने लग जाता है। वो इतना ज्यादा दुखी हो जाता है कि उसकी टांगे कांपने लगती है, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। तब पोइट कहता है कि मैं अगर चाहूं तो मैं इसको जाकर के समझाने बैठ जाऊं कि एक बॉल ही तो थी, दूसरी बॉल ले लेना। फिर पोइट कहता है कि मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि उससे खुद समझना पड़ेगा कि ये छोटी छोटी बातें हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं करती है और हमें इन लॉसेस को भूलते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। फिर पोइट कहता है कि दुख इस बात का नहीं है उस लड़के को ये कि बॉल खो गई है, क्योंकि बॉल तो ज्यादा महंगी नहीं है, बॉल तो केवल और केवल 1 डाइम की है। डाइम एक करेंसी होती है, यहाँ पे पोइट ने यूज किया है कि एक बॉल 1 डाइन रुपए की होती है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ रुपए यूज किए जाते हैं ऐसे ही वहां पे डाइम यूज किए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है एक बॉल की कीमत 1 डाइम बताई गई है, DIME। अब वो बताते हैं कि जो लड़का है वो इसलिए दुखी नहीं है कि उसे बॉल दोबारा नहीं मिल सकती है, वो बहुत महंगी होगी, ऐसा नहीं है। बॉल बहुत सस्ती है, लेकिन होता है ना जिस चीज से हमें लगाव होता है उससे होता ही है, उसकी रिप्लेसमेंट कोई दूसरी चीज नहीं कर सकती है। हमें उसी चीज से लेकर के ज्यादा लगाव होता है, फिर चाहे आप उससे महंगी चीज लेकर के आ जाओ उसकी पूर्ति वो भी नहीं कर सकती, उसको रिप्लेस नहीं कर सकती है वो। ऐसा ही बॉय के साथ हो रहा है, वो इस बॉल को लेकर के इसलिए रो रहा है क्योंकि वो बॉल उसके पास शुरू से ही है, बचपन से ही है और वो उसके साथ शुरू से खेलता है। तो उस बॉल का उसके साथ बहुत लगाव है और उसे उसके साथ खेलना पसंद है। अब क्योंकि वो बॉल उससे खो गई है तो उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। फिर पोइट बताते हैं कि मनी एक एक्सटर्नल चीज है, यानी बाहरी एक चीज है, वो उसका कोई रोल नहीं होता है हमारी फीलिंग से। मनी एक केवल एक माध्यम होती है चीजों को खरीदने का, लेकिन हर चीज को लेकर के हमारा एक अपनापन होता है, उस चीज को लेकर के एक लगाव होता है। ऐसा ही यहाँ पे बॉल को देखने को मिला, बॉल का बॉय से, ठीक है। यानी लड़के को बॉल से बहुत ज्यादा लगाव था, वो उसी के साथ खेलता था। तो जब वो खो गई बॉल, जब पानी में डूब गई तो उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ। फिर पोइट बताते हैं कि ये दुनिया क्या है, ये दुनिया पोसेशन की दुनिया है। पोजेशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज पर अपना हक जमाते हैं। अब आजकल आप देखते हो हर किसी का अपना घर होता है, उसके ऊपर पोसेशन होता है,
किसी की कोई चीज होती है, जैसे यहाँ पे उसकी लड़के की बॉल थी, या हमारे परिवार के सदस्य भी होते हैं, हर किसी का हर किसी पे पोजेशन होता है और लगाव भी होता ही है। तो जब वो चीज उससे छूट जाती है, उससे लॉस हो जाती है, तो ये जाहिर सी बात है, उसे दुख होता है। लेकिन हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहिए, क्योंकि हम पूरी जिंदगी उसी को लेकर के दुखी नहीं बैठ सकते हैं। हमारे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, और हमें उस चीज को लेकर के हमेशा नहीं बैठे रहना चाहिए। तो पोएट का इस पोयम से मैसेज ये है कि हमें जो चीज हम पोज करते हैं, यानी जो हमारी चीज है, अगर वो हमसे लॉस हो जाती है तो हमें उसे लेकर के पूरी जिंदगी भर रोना नहीं चाहिए, उसे दुख नहीं मनाना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कोई और आकर के अगर हमें समझा देगा कि भाई दुखी मत हो, ये हो जाओ, वो हो जाओ, वो भी कोई हमारे लिए ज्यादा काम की चीज नहीं होगी, क्योंकि हमें उस चीज को खुद अपने आप समझना होता है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमें खुद से समझना होता है। इसीलिए पोएट ने उसके पास जाकर के ये सारी बातें नहीं समझाई। पोएट ने कहा कि इसे खुद समझनी पड़ेंगी ये बातें, क्योंकि इसे फ्यूचर में अपने आप को काम में लानी है। अब मैं जाकर के उसे भाषण देकर के आ जाऊं, छोटे से बच्चे को इतने बड़े बड़े भाषण समझ में आएंगे भी नहीं, और उसका एक्सपीरियंस जब भी बैठेगा जब वो उन बातों को खुद से एक्सपीरियंस करेगा, खुद से फील करेगा। सो ओवरऑल मैसेज समझ में आया स्टूडेंट्स? कमेंट भी लो। बात करें राइम स्कीम की, तो इस फॉर्म में कोई भी राइम स्कीम नहीं। बात करें पोएटिक डिवाइसेस की, तो सबसे पहली पोएटिक डिवाइस है एनाफोरा। एनाफोरा वहां पे यूज होती है जहां पे शुरू के वर्ड रिपीट होते हैं। जैसे आपकी एक लाइन है यहाँ पे, व्हाट इज, अगर आप पोम में देखोगे तो यहाँ पे एनाफोरा इस्तेमाल किया गया। ऐसे रिपीटेशन का इस्तेमाल हुआ है। इमेजरी, यानी ये जो पोम है वो बिल्कुल इमेजनरी है। एलिट्रेशन और साथ में पर्सनिफिकेशन, मैंने आपको बताया बोल के लिए यहाँ पे पर्सनिफिकेशन इस्तेमाल किया गया है। बोल को यहाँ इस तरीके से दिखाया गया है जैसे हम किसी इंसान को अपनी जिंदगी से खो देते हैं और हम दुखी होते हैं, उस चीज से इसे दर्शाया गया है। साथ में यहाँ पे पर्सनिफिकेशन इसलिए भी इस्तेमाल होता है क्योंकि बोल के लिए बताया गया है कि वो खुश होती हुई, मुस्कुराती हुई, फुदकते हुए तालाब में गिर जाती है। अब बोल तो नॉन लिविंग थिंग है, तो वो तो हंस नहीं सकती है, तो यहाँ पे जो बोल है उसको पर्सनिफाई किया गया है, एक इंसान की तरह दिखाया गया है। इज इट क्लियर? और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एमेंडा नाम की पोम, जो कि आपके इंग्लिश के सिलेबस में है, क्लास 10th के। तो ये जो पोम है ये बेसिकली आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि ये आपकी उम्र के इंसान या बच्चे जो होते हैं, जो 10th में है या 11th में है, जो टीन की एज में होते हैं, उन बच्चों को देखते हुए ये पोएम लिखी गई है। और ये पोएम किसने लिखी है? रॉबिन क्लीन ने लिखी है। तो देखते ये पोएम हमें क्या मैसेज देती है, और ये अमेंडा क्या है, क्या इसका कुछ मतलब होता है या ये कुछ और है। तो बेसिकली हमारी पोएम का नाम है अमेंडा। तो अमेंडा कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका आप डिक्शनरी में मतलब ढूंढोगे। ये बेसिकली एक नाम है, एक लड़की का नाम है जो कि टीन एज के उम्र की है, जिसके पिंपल्स भी आते हैं। तो आप समझ सकते हो पिंपल्स किस एज में आते हैं? टीन एज में आते हैं। तो ये जो पोम है ये बेसिकली उसकी मदर यानी अमेंडा की मदर और अमेंडा के बीच में कॉन्वर्सेशन है। अमेंडा की मदर उसको डांट रही है बात बात पे, और अमेंडा उसे रिप्लाई ना देते हुए अपने मन में ही पता नहीं क्या क्या सोच रही है। तो ये सब हमें क्या सिखा रहा है इस पोएम में, वो देखते हैं। सबसे पहला स्टैंजा जो है वो उसकी मदर बोल रही है। वो कहती अपनी बेटी अमेंडा को कि वो अपने नेल्स ना चबाए। बच्चे नेल्स चबाते हैं ना, तो वो कहती है अपनी बेटी को, अमेंडा को, कि अपने नेल्स मत चबाओ, और जो आपके कंधे होते हैं उसको झुका के मत बैठो, बिल्कुल सीधी होकर के बैठो। फिर अमेंडा अपने मन में सोच रही है, वो अपनी माँ को कोई रिप्लाई नहीं दे रही है, बस अपने मन में सोच रही है। वो क्या इमेजिन कर रही है? वो क्या इमेजिन करती है कि काश ऐसा होता कि एक समुद्र होता हरे रंग का, बहुत सुंदर सा, बहुत बड़ा सा, और वहां पे केवल मैं रहती अकेली, और मैं क्या होती, वहां पे एक मरमेड होती। मरमेड आप सभी को पता है जल परी होती है। तो वो अपने आप को यहाँ पे एक मरमेड यानी कि जल परी के तौर पर इमेजिन कर रही है। कौन कर रही है? अमेंडा कर रही है। तो कहती है कि काश ऐसा होता कि हरे रंग का कोई समुद्र होता, वहां पे मैं अकेली एक मरमेड होती, और वहां पे मैं अच्छे से, मजे से, ब्यूटीफुली तैरती, मजा करती, ड्रिफ्ट करती। अब फिर से अमेंडा की मदर उसको कहती है कि तुमने क्या अपना होमवर्क कंप्लीट किया? फिर वो कहती है कि क्या तुमने अपना कमरा साफ किया? और फिर वो कहती है कि मैंने तुम्हें ये भी तो कहा था कि अपने जूते साफ कर लेना, क्या तुमने अपने जूते साफ किए अमेंडा? अब फिर से अमेंडा अपनी इमेजिनेशन में चली जाती है। वो कहती है कि काश मैं एक ऑर्फन होती
ऑर्फन का मतलब होता है समवन हुज पेरेंट्स आर डाइड। तो वो कहती है कि काश मैं एक ऑर्फन होती और गलियों में घूमती रहती, जो गलियों में डस्ट होता है, नीचे मिट्टी होती है, उस पे चल चल के पैटर्न्स बनाती। जब हम चलते हैं ना किसी मिट्टी पर तो पैटर्न बन जाते हैं हमारे चप्पलों के, हमारे पैरों के। तो कहती है कि मैं फिर स्ट्रीट्स में चलती और मिट्टी पे अपने पैटर्न्स बनाती, कम से कम मुझे आजादी होती। और वो कहती है कि साइलेंस तो होती मेरी जिंदगी में, लेकिन वो साइलेंस मेरे लिए सुनहरी होती, गोल्डन होती, और मेरी जो फ्रीडम है वो बहुत ज्यादा स्वीट। क्योंकि उसकी मदर से बार बार टोक रही है तो वो बिल्कुल तंग आ गई है, तो इसलिए वो कह रही है कि काश मैं ऐसे होती तो मुझे फ्रीडम होती तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता, और मेरी जो फ्रीडम है वो स्वीट होती। भले ही मेरी साइलेंस वहां जिंदगी में होती, लेकिन वो साइलेंस गोल्डन होती। वो साइलेंस गोल्डन क्यों होती? क्योंकि अब उसे फ्रीडम मिली। अब फिर से उसकी मम्मी कहती है कि अमेंडा चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें पता है ना कि चॉकलेट खाने से तुम्हारे पिंपल्स निकल आते हैं, एक्ने निकल आते हैं। और फिर वो कहती है कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखा करो, ऐसे मुझे इग्नोर मत किया करो। अब फिर से अमेंडा अपने ख्यालों में चली जाती है। वो कहती है कि काश मैं एक रपेंजल होती। रपेंजल बेसिकली एक लड़की थी जिसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, सुनहरे रंग के उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे। तो एक चुड़ैल जो उसको पकड़ लेती है और एक टावर में रख देती है। फिर जब वो चुड़ैल उसे कहती थी कि अपने बाल नीचे डालो, वो उस बालों को नीचे डालती थी और फिर उनकी मदद से वो चुड़ैल उस टावर में चढ़ जाती थी। उस चुड़ैल ने उस लड़की को एक टावर में बंद किया हुआ था जो बहुत लंबा टावर था, तो उस पे सीढ़ियां नहीं थी चलने की, तो इसलिए जो चुड़ैल थी उस लड़की को कहती थी कि तुम अपने ये जो बाल है वो नीचे डालो। फिर वो उसी की मदद से जो चुड़ैल थी वो ऊपर चढ़ के आया करती थी। तो अमेंडा क्या कहती है कि अगर मैं रपेंजल होती तो मैं अपने बाल कभी भी नीचे ना डालती ताकि कोई मेरे पास ना आ पाए, उसे बिल्कुल अकेला रहना पसंद है। अब उसकी माँ क्या कहती है अमेंडा की कि तब सुबकना बंद करो, सल्किंग होना बंद करो, गुस्सा होना बंद करो, और तुम इतनी ज्यादा मूडी क्यों हो, अपने मूड को जल्दी से सही करो, नहीं तो कोई ये कहेगा कि मैंने तुम्हें डांट दी। अब यहाँ पे इस पोम की आयरनी है क्योंकि उसकी मम्मी जब से उसे डांटे जा रही है और फिर बाद में ये कह रही है कि तुम ऐसा मुंह बना के क्यों बैठी हो, क्योंकि दूसरे ये सोच लेंगे कि मैंने तुम्हें डांटा है। तो उसकी मम्मी क्या कर रही है, यहाँ पे आयरनी कर रही है, यानी कि जो बात उसने कर दी फिर उसी को वो नकार रही है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। अब ये जो पोयम है वो ना तो बिल्कुल ब्लैक कैरेक्टर्स पर बेस्ड है, ना ही बिल्कुल व्हाइट कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर्स का मतलब क्या है कि ना तो इसमें बिल्कुल पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं, ना इसमें बिल्कुल नेगेटिव कैरेक्टर है। ऐसा नहीं है अमेंडा की कोई गलती नहीं है और उसकी मम्मी की सारी गलती है, या उसकी मम्मी विलन है, या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है, दोनों की ही गलती है। तो ऐसे कैरेक्टर जहाँ पे कोई भी कैरेक्टर पॉजिटिव ना हो बिल्कुल 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 प्रॉपरली, तो उन कैरेक्टर्स को हम ग्रे कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे वही है, ग्रे कैरेक्टर्स की बात की गई है। उसकी मम्मी भी उसे मजबूरी में बोल रही है क्योंकि उसे सोसाइटी का जोर है, क्योंकि गर्ल्स को बिल्कुल ऐसा नहीं माना जाता है कि वो अपनी मर्जी से बैठ सकती है कहीं भी, तो इसलिए बार बार उसकी मम्मी उसको टोक रही है कि चॉकलेट मत खाओ नहीं तो एक्ने आ जाए, सुबह को मत, और अपने जो कंधे होते हैं उनको ऐसे झुका के मत बैठो, सीधे बैठो, ऐसे मत चलो, वैसे चलो, अपना कमरा साफ रखो, अपने जूते साफ रखो। तो बेसिकली ये एक डिस्क्रिमिनेटेड सोसाइटी है जहाँ पे उसकी मदर को मजबूरन उसको बोलना पड़ रहा है। अब वो तो एक बच्ची है, टीन एज में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं कि मैं ऑर्फन होती या मैं वो होती, तो वो ऐसा जानबूझ के नहीं बोल रही है, वो ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि उसको ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहां उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, उसे कोई टोके ना बार बार, वो अपनी जिंदगी जीना चाहती है। तो ऐसा नहीं है वो अपने पेरेंट्स को मारना चाहती है या कुछ और, उसका जो इस बात के पीछे कहने का मतलब है वो केवल इतना सा है कि वो फ्रीडम चाहती है। इसलिए वो कहती है कि उसके लिए साइलेंस क्या है, गोल्डन है, और फ्रीडम क्या है, स्वीट है। इस लाइन से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फ्रीडम को उसने क्या कहा है और साइलेंस को उसने क्या कहा है। तो बात करें इसके मैसेज और मोरल। इसका मैसेज है सोशल इनइक्वालिटी कोड एंड कंडक्ट ऑन गर्ल्स फ्रॉम देयर, मतलब गर्ल्स पर बहुत ज्यादा रोक टोक लगाई जाती है, कोड एंड कंडक्ट दिखाए जाते हैं, तो ये इसका मैसेज हो सकता है। इसका दूसरा मोरल या मैसेज बोले तो ये भी हो सकता है कि हमें अपने पेरेंट्स की नेगिंग को, डांट को नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जैसा इस पोम में है उसकी मजबूरी थी उसकी मदर की उसे ये सब बोलना, वो अपने शौक से या उसे अपनी बेटी से प्रॉब्लम नहीं थी, जलन नहीं थी, ठीक है, तो जिससे वो बोल रही हो, वो सोसाइटी के प्रेशर से ऐसा बोल रही है। तो हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ इंडिस्क्रिमिनेंट बहुत ज्यादा है,
सो डिस्क्रिमिनेंट बहुत ज्यादा है, हर चीज को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन होती है, ठीक है। तो उसकी जो मदर है वो बिल्कुल मजबूर है, जिसकी वजह से वो ये सब उसको बोल रही है, क्योंकि उसको सोसाइटी फिर कल को उसी को जो है ब्लेम करेगी इस चीज। बात करें अमेंडा की, तो अमेंडा केवल इतना सा चाहती है कि उसे एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड मिले जहां पे उसे कोई रोक टोक ना हो, जैसा कि जनरली बच्चे इस एज में चाहते भी हैं। अब आपको उसकी एज इमेजिनेशन करने के लिए आ सकती है, तो आप उसकी इमेजिनेशन कैसे कर सकते हो कि उसके एक्ने निकलते हैं, तो हो सकता है वो टीन एज की हो। तो आपको ये प्रूफ देना है कि पोएम में ये डिस्कस्ड है कि उसके एक्ने निकल जाएंगे। तो एक्ने किस एज में निकलते हैं? टीनेज। और क्योंकि उसकी मदर कह रही है कि तुमने अपना होमवर्क किया, तो इसका मतलब वो एक स्कूल गोइंग गर्ल है। बात करें राइम स्कीम की, तो राइम स्कीम इसमें हर स्टैंजा में अलग अलग है। तो स्टैंजा 1 में ए बी ए सी सी सी, सेकेंड स्टैंजा की है ए डी ए ई ई, थर्ड की है ए एफ ए जी जी जी, एंड फोर्थ की है ए एच ए। तो बात करें इसकी पोएटिक डिवाइसेस की, सबसे पहली पोएटिक डिवाइस इसमें यूज हुई है एनाफोरा। एनाफोरा इस पोइट्री में 2 बार यूज हुई है। एक तो लाइन में डोंट स्लाउस योर सोल्जर्स अमेंडा, उसमें हुई है, और एक हुई है आपके इसमें डिड यू से लेकर के सुम अमेंडा, जहां पे ऐसे वर्ड यूज हो, डोंट यू सिट स्ट्रेट अमेंडा, डोंट यू स्ट्रेट योर सोल्जर्स अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, ये इस तरीके के वर्ड हो तो वहां पे एनाफोरा इस्तेमाल होता है। मैंने आपको पहले भी बताया। ऐसे ही व्हाट यू हैव यू ईट अमेंडा, व्हाट ऐसे आ जाए, व्हाट करके, डिड करके, यानी जहां पे एक तरीके से क्वेश्चंस आए या फिर ऐसे स्टेटमेंट आए जो दिखने में हमें अफर्मेटिव लग रही है लेकिन है वो इंटेरोगेटिव, उनका इंटेंशन क्या है? इंटेरोगेटिव। उसके बाद अलिट्रेशन इस्तेमाल हुई है, स्टॉप सल्किंग अमेंडा, तो एस, ठीक है, एक स्टॉप से लेकर के स्ट्रेट अमेंडा, ठीक है, यानी कि सीधे बैठो, उसमें भी एस, स्टॉप, स्ट्रेट, ये इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद मेटाफर, वो अपने आप को कंपेयर करती है रपंजल से, फिर अपने आप को कंपेयर करती है एमराल्ड सी की एक मरमेड से। तो उसने डायरेक्ट अपने आप को कंपेयर कर दिया है बिना एज लगाए, बिना लाइक लगाए, तो यहाँ पे मेटाफर आ जाएगा। साथ में रिपीटेशन भी इसमें बहुत ज्यादा हुई है, जैसा कि आपने खुद भी नोटिस किया होगा, हर लाइन में ऑलमोस्ट अमेंडा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रेपिटेशन भी बहुत ज्यादा हुई है। आयरनी की बात करें तो आयरनी मैंने लास्ट में आपको बताया, उसकी मदर उसे डांट करके भी फिर बाद में कह रही है कि ऐसे मत मुंह बनाओ जैसे मैंने तुम्हें डांटा हो, नहीं तो दुनिया क्या सोचेगी मैंने तुम्हें डांट दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज एल्यूशन। एल्यूशन का मतलब होता है ऐसी पोएटिक डिवाइस जहां पे आप दूसरे किसी कहानी का या दूसरे किसी किरदार का एक तरीके से उसका इफेक्ट लेते हो, उसकी इंस्पिरेशन लेते हो अपनी पोयम में या अपनी कहानी में। जैसे कि इसमें रपंजल है, रपंजल एक बहुत अच्छी कहानी है रपंजल के बारे में, तो आपको टाइम लगे वो पढ़ना। तो यहाँ पे उस कहानी का किरदार इस पोयम में डाल दिया गया है, जिससे पोयम में बहुत अच्छा इफेक्ट आए, उसको रियलिटी की तरह समझा जाए। तो एल्यूशन एक ऐसी पोएटिक डिवाइस होती है जहां पे हम किन्हीं दूसरे कैरेक्टर्स की कहानी के दूसरे कैरेक्टर्स को अपनी पोएम में डाल देते हैं, अपनी कहानी में डाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज 7 है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का मतलब होता है ब्रैकेट्स, यानी इस पोएम में ब्रैकेट्स में बात कही गई है रपेंजल अपनी जो थिंकिंग द ट्रीज, और इसके राइटर है एंड्रेन रिच। ये जो लेसन है ये बेसिकली एक पर्सनिफिकेशन तरीके का एक लेसन है, मतलब कि इसमें किसी चीज के द्वारा हम इंसान को एक तरीके से इंसानों की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो नॉन लिविंग थिंग है, या हम उनको नॉन लिविंग थिंग की तरह कंसिडर करते हैं। हालांकि ट्रीज एक लिविंग थिंग है, लेकिन फिर भी उनको हम मानते हैं कि ना तो वो खुद मूवमेंट कर सकते हैं, ना वो खुद बोल सकते हैं। तो ये सारी जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो ह्यूमन बींग्स में होती हैं लेकिन ट्रीज में नहीं होती है, तो इस तरीके से हम इनको पर्सनिफाई कर रहे हैं। अगर हम ये बोल रहे हैं कि ट्रीज क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं या वो चल रहे हैं। इस पोएम में बेसिकली एंड्रेन रिच ने ऐसा ही दिखाया है, तो वो उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है और उन्होंने क्या पर्सनिफाई करने की कोशिश की है, वो सारा हम देखने वाले हैं। तो उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए डियर स्कूल को, और लेट्स स्टार्ट। तो हमारी पोएम का फर्स्ट स्टैंजा क्या कहता है? फर्स्ट स्टैंजा कहता है कि जो पेड़ थे अब वो जंगल में जाना स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब कि अब वो जंगल की तरफ चलना स्टार्ट हो गए हैं। जो जंगल अभी तक खाली पड़ा था, जिसमें चिड़ियाएं नहीं बैठ पाती थी, अब वो जंगल भर जाएगा और उस जंगल में चिड़ियाएं भी बैठेंगी और जंगल भी भर जाएगा।
फिर राइटर कहते हैं कि इतने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, इतना ज्यादा फॉरेस्ट होगा कि ग्राउंड पर धूप भी नहीं आ पाएगी, इतना घनापन होगा। फिर वो कहते हैं कि जो ये फॉरेस्ट है ये इस रात बहुत ज्यादा खाली पड़ा है, एम्प्टी पड़ा है, लेकिन सुबह होते ही ये भर जाएगा क्योंकि पेड़ निकल पड़े हैं फॉरेस्ट की तरफ। अब सेकंड स्टैंजा में वो बता रहे हैं कि ये ट्रीज जा रहे हैं फॉरेस्ट में, लेकिन ये कहाँ से जा रहे हैं जो अब तक फंसे पड़े थे। तो पोएट बताते हैं कि इन ट्रीज ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, इनकी जो रूट्स हैं, जड़ हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है अपने आप को उस वेरांदा से निकालने की जिसमें वो फंसे पड़े थे। मतलब कि वेरांदा मतलब कोई पक्का कोई मैदान होगा जिसके ऊपर ये पेड़ लगे हुए होंगे। तो उनकी जड़ों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी और अपने आप को जो वेरांदा था उससे डिसंगेज कर दिया, मतलब कि अपने आप को अलग कर दिया। और अब ये जो ट्रीज हैं इनके ऊपर छोटी छोटी सी ट्विक्स आ गई है। ट्विक्स क्या होती है? जब छोटी छोटी सी मोले आ जाती हैं। हिंदी भाषा में बोला जाता है कि जो नवीन मोले आ जाती है, नवीन जो पत्तियां निकलनी होती है ना, टहनियां निकलती है, उससे पहले एक छोटी सी ग्रीन कलर की डॉट लाइक स्ट्रक्चर निकलता है उसी ब्रांच से, उसे हिंदी भाषा में मोल कहा जाता है, इंग्लिश में उसे ट्विक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निकलने से पहले उनमें ट्रिक्स आ गई थी, इसीलिए वो सारी की सारी रूट्स ने मेहनत करी, अपने आप को वेरांदा से बाहर निकाला और वो फॉरेस्ट की तरफ जा रही है। फिर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि जब वो वेरांदा से बाहर निकल रहे हैं तो वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? जैसे कि न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हो। न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट का मतलब क्या होता है कि अभी अभी जिन पेशेंट को भर्ती किया गया था, अब वो अभी के अभी उनकी छुट्टी हो गई है हॉस्पिटल से, तो उनको क्या कहते हैं कि मरीज जो है अभी के अभी डिस्चार्ज हुए हैं, उनकी छुट्टी हो गई है। ठीक है, तो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे मरीज जिनकी छुट्टी हो गई है हॉस्पिटल से। तो हॉस्पिटल का माहौल कैसा होता है? बिल्कुल स्ट्रेसिंग सा होता है, बिल्कुल सब कुछ लाइक एनोइंग सा, है ना। वहां पे आपका ट्रीटमेंट चल रहा होता है ना, तो बिल्कुल मतलब अशुभ सा ही होता है। कौन चाहेगा कि वो हॉस्पिटल में जाए? तो वो कह रहे हैं कि यहाँ से वो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हो, मतलब उनके लिए ये नई शुरुआत होने वाली है। फिर राइटर कह रहे हैं कि मैं उस वेरांदा की डोर के सामने ही बैठा हुआ हूँ, लंबे लंबे पत्र लिख रहा हूँ। जिन पत्रों और चिट्ठियों में मैं ये सब लिख रहा हूँ कि कैसे ये पेड़ पौधे वेरांदा से निकल करके अपनी आजादी की तरफ या अपने फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। और उस रात पूरा का पूरा चांद निकला हुआ है, फुल मून जिसे बोलते हैं ना, पूर्णिमा, यानी कि उस रात बिल्कुल पूरा का पूरा चांद चमक रहा है। और जो हमारी एयर है, जो नाइट है, जो नाइट की एयर होती है ना, वो बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल से फ्रेशिंग स्मेल आ रही है, फ्रेगमेंट आ रही है। और साथ में जो वहां का जो मून है वो भी बिल्कुल अच्छे से चमक रहा है जैसे पूर्णिमा होती है। अब ऐसा होता है ना कि जब हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स होते हैं लेकिन हम उनको लिख रहे होते हैं, तो एक साथ हम उनको लिख भी नहीं पाते हैं, है ना भाई। एक टाइम में हम एक ही थॉट लिखेंगे, लेकिन एक साथ हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट आ जाते हैं, तो हम उनको एक साथ नहीं लिख पाते हैं। और कभी कभी होता है कि वो स्लिप भी हो जाते हैं हमारे माइंड से। जिन लोगों को पोएम लिखना पसंद है या राइटिंग लिखना पसंद है, वो इस बात को बेटर समझ पाएंगे कि हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट एकदम से आ जाते हैं, तो हम उनको एकदम से लिख नहीं पाते हैं, तो वो हमारे माइंड में बिल्कुल विस्पर की तरह रह जाते हैं, जैसे कोई हमारे माइंड में फुसफुसा रहा हो। तो राइटर भी ऐसे कह रहे हैं जब वो लेटर्स लिख रहे हैं कि मेरे मन में बहुत सारे विस्पर्स हैं, यानी फुसफुसाहट है, ऐसी ऐसी सोच है जो इन ट्रीज के लिए है। मतलब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है राइटर कि सुबह का जो नजारा होगा वो बहुत ब्यूटीफुल होगा, क्योंकि इस रात ये जो पेड़ है वो अपनी मंजिल की तरफ चल चुके हैं और जो सुबह ये अपने फॉरेस्ट में पहुंच जाएंगे और सुबह का नजारा बहुत सुंदर होगा। तो राइटर कह रहे हैं कि जो भी फुसफुसाहटें हैं ना, विस्पर्स हैं, ये सुबह आकर मेरी सारी की सारी साइलेंट हो जाएंगी और मेरी जो विस्पर्स है इनका दी एंड हो जाएगा। फिर राइटर कहते हैं कि सुनो, ध्यान से सुनो, जो ये गिलास है ये टूट रहा है। अब ये गिलास क्या है? ये गिलास बेसिकली सिंबलाइज कर रहा है उस वेरांदा को जिसको रूट्स ने, ट्रीज की रूट्स ने क्रैक किया था, उसको तोड़ करके बाहर निकले थे। तो एक गिलास उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो कह रहे हैं राइटर कि ध्यान से सुनो, गिलास टूट रहा है और ट्रीज अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं और हवाएं बहुत तेजी से चल रही है, क्योंकि वो हवाएं भी उनसे मिलना चाहती हैं। किनसे? ट्रीज से मिलना चाहती है। तो जो जंगलों की हवाएं हैं वो भी तेजी से रश हो रही है, दौड़ रही है, क्योंकि उन्हें भी पेड़ों से मिलना है। और जो चांद है, जो बहुत ज्यादा तेजी से चमक रहा था ना चांद, वो चांद भी टूट गया है बहुत सारे हिस्सों में
और उसके जो बहुत सारे हिस्से थे वो एक मुकुट के रूप में आ गए हैं, और वो मुकुट कहाँ पे जाकर के जो है टंग गया है, जो सबसे बड़ा ओक का पेड़ है ना उसके ऊपर जाकर के बैठ गया है या टंग गया है। यानी कि वो मुकुट बेसिकली किसको पहना दिया गया है, जो उन ट्रीज में सबसे बड़ा ट्री था ना ओक का पेड़, उसके ऊपर जाकर के टंग गया है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे हाइपरबोला यूज हुआ है, हाइपरबोल यूज हुआ है, हाइपरबोला नहीं सॉरी हाइपरबोल। ये एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जहां पे हम किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो चांद है उन्होंने बताया कि चांद टूट गया है हिस्सों में, उसका मुकुट बन गया है, फिर वो जाकर के ट्री के ऊपर बैठ गया है ना। तो ऐसा कुछ होता तो नहीं है, बहुत ज्यादा उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बता दिया। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है वो कौन सी है, हाइपरबोल है। तो यहाँ पे हमारा लेसन होता है खत्म। लेकिन इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिला ये तो हमें पता नहीं चला। भाई ट्रीज कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया। तब आपको समझाते हैं कि ये क्या बताना चाह रहे हैं। मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो पोएम है ये पर्सनिफिकेशन वाली पोएम है। ये हमें पर्सनिफाई कर रही है, इंसानों को पर्सनिफाई कर रही है। तो बेसिकली ये जो पोएम है ये वुमेन को पर्सनिफाई कर रही है, औरतों को पर्सनिफाई कर रही है, गर्ल्स को पर्सनिफाई कर रही है। ये बेसिकली बताना चाह रही है कि कैसे औरतों को अब तक हमने घर में जकड़े हुए था, उनको आजादी नहीं दे रखी थी बाहर जाने की, उन्हें अपनी मर्जी से काम करने की। तो अब उन्होंने अपनी जड़ें जो है मजबूत कर ली हैं और अब वो अपने आप अपने दरवाजे खोल रहे हैं और अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। और उनकी मंजिल की तरफ जाने से नेचर में भी इतनी खूबसूरती है कि नेचर भी उनको इस रूप में देखना चाहता है। जैसे चांद ने उनको खुद ही मुकुट पहना दिया है, और जो फ्रेश एयर है वो चलने लगी है, हवाएं बहुत तेजी से चलने लगी है, फ्रेश एयर है ना, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो नेचर भी उनको अपनाना चाह रहा है किसी तरीके से, और बर्ड्स भी वहां पे आके बैठ रही हैं, है ना। तो पूरा का पूरा जो माहौल है यहाँ पे बताया जा रहा है। इसका कहने का मतलब है कि हमारा जो फॉरेस्ट है, हमारी जो सोसाइटी है, बेसिकली इन्होंने फॉरेस्ट को सोसाइटी से बताया है कि हमारी जो सोसाइटी है या फॉरेस्ट है वो बिना ट्रीज के यानी बिना वुमेन के बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है। उनकी प्रेजेंस से इसमें सब कुछ होगा। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखे हैं कुछ डिफिकल्ट वर्ड। सबसे पहला डिफिकल्ट वर्ड है डिसएंगेज। डिसएंगेज मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रीज अपने आप को पैरांदाज से डिसएंगेज कर रहे हैं, मतलब अपने आप को वहां से लूज कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। एक्सर्शन का मतलब होता है एक्ट ऑफ एक्सरसाइजिंग विद एफर्ट, मतलब कि किसी चीज को करना कुछ एफर्ट लगा के, प्रयास करके। स्टम्बल टू स्ट्राइक यानी किसी चीज पर स्ट्राइक करना। डेज मतलब जब आप ऐसी स्थिति में होते हो जब आप कुछ सोच नहीं पाते हो। ठीक है, तो डेज मतलब ऐसी फीलिंग जब आप बिल्कुल सोचने के लायक ही नहीं हो, आपके मन में कुछ थिंकिंग ही नहीं आ रही है, आप बिल्कुल डेज्ड हो गए हो, तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं डेज्ड, अनेबल टू थिंक। अब बात करते हैं इस पोएम की पोएटिक डिवाइसेस की। तो सबसे पहली पोएटिक डिवाइस में यूज हुई है मेटाफर और पर्सनिफिकेशन, यानी ट्रीज को यहाँ पे डायरेक्टली कंपेयर कर दिया गया है वुमेन से, तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन भी आई है जैसा कि मैंने आपको बताया भी। साथ में यहाँ मेटाफर भी आई है क्योंकि यहाँ इन्होंने कंपेयर किया है वुमेन से ट्रीज को बिना लाइक लगाए, बिना एज लगाए। तो अगर लाइक और एज आ जाता तो वो सिमिल हो जाता, लेकिन उन्होंने इन चीजों का इस्तेमाल किए बिना यहाँ पे कंपैरिजन किया है, तो यहाँ पे मेटाफर भी आएगा। सेकेंड इज नो सन, जो लाइन है शैडो तक जो लाइन दी गई है, इसमें पर्सनिफिकेशन आया है। नेक्स्ट इज इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट मैंने आपको पहले भी बताया है, ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम बिना रुके अपनी पोएम को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमें उसमें मोमेंटम लाना होता है, हमें उसमें भार लाना होता है, ताकि इंसान जो पढ़ने वाला रीडर है वो उसी तरीके से सोचने लगे जिस तरीके से पोएट चाहता है कि हमारा रीडर सोचे, थिंक करे। तो इंजैम्पमेंट एक तरीके से पोएम में मोमेंटम लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एनाफोरा, जैसे यहाँ पे लाइन में आया है नो इंसेक्ट हाइड, नो सन शैडो, ऐसा है। तो बेसिकली जब हम स्टार्टिंग की लाइन में एक एक शब्द इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो वहां पे एनाफोरा आता है, जैसे यहाँ पे नो इंसेक्ट हाइड, नो, है ना। तो इस तरीके से हम बताते हैं कि कोई भी जो जानवर है, इंसेक्ट है, वो हाइड नहीं हुआ है, जो शैडो है वो छुपेगी नहीं। तो हमने नो 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 लगा के इस तरीके से उसी चीज को बताया है कि रीडर ये मान जाए कि भाई ऐसा होगा नहीं। उन्होंने नो 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 लगा के रीडर को एक तरीके से ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, इमेजरी या हाइपरबोल कहां पे आया है, जब उन्होंने कहा था कि जो मून है वो हिस्सों में टूट गया है, उसका मुकुट बन गया है और वो जाकर के ओक के ट्री पर टंग गया है।
तो यहाँ पे ये काल्पनिक चीज है, इमेजरी आ गया, और हाइपरबोल भी है, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके इस बात को बताया गया है। एलिट्रेशन आप सब जानते हैं, जहां पे हमारी रिपीटेशन होती है लेटर्स की, जैसे स्काई, स्टिल, ठीक है, यहाँ पे आया है लॉन्ग लेटर्स। लास्ट है सिमिल। सिमिल में यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है मून इज लाइक अ मिरर, तो यहाँ पे लाइक लगा करके कंपैरिजन हुआ है, तो यहाँ पे सिमिल आएगा, मेटाफर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइक वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। तो बेसिकली हमें इससे मैसेज क्या मिल रहा है, हमें इससे मैसेज मिल रहा है फेमिनिज्म का, मतलब कि जो औरतें हैं, जो नारी हैं, अब वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, और उनके पास इतनी पावर आ चुकी है कि वो अब अपने आप सक्षम है कि वो अपने काम पर निकले बाहर, वो अब घर में कैद नहीं है। तो यहाँ पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फॉग, और ये जो पोएम है वो कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखी गई है। तो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए डियर स्कूल को। तो ये जो पोएम है वो बिल्कुल छोटी सी पोएम है, 4-5 लाइन की पोएम है। इसकी हिंदी क्या है, पहले स्टांजा को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। वो कह रहा है कि जो फॉग है वो इस तरीके से आती है जैसे बिल्ली दबे पांव आती है। जो बिल्ली है ना, आपने देखा होगा, अगर आपकी कुछ खाने की चीज रखी हुई है तो बिल्ली क्या करती है, बिल्कुल दबे पांव आती है, आपको भनक भी नहीं होगी, वो खा के चली जाएगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओस यानी कि जो फॉग है, धुंध है, वो किस तरीके से आती है। ओस अलग चीज होती है, हालांकि फॉग अलग चीज होती है। तो कह रहा है कि फॉग कैसे आती है, जैसे बिल्ली दबे पांव आती है। फिर वो क्या करती है, यानी कि फॉग क्या करती है, यहाँ पे इट जो इस्तेमाल हुआ है थर्ड लाइन में, इट सिट्स लुकिंग है ना, तो यहाँ पे जो इट इस्तेमाल हुआ है वो फॉग के लिए इस्तेमाल हुआ है। अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे इट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो आपको रिमेम्बर रखना है कि यहाँ पे जो इट है वो फॉग के लिए इस्तेमाल किया गया है। वो बताते हैं कि इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्ब एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। मतलब कि जो ये फॉग है ये बैठ जाती है और फिर पूरे के पूरे शहर को देखती है बैठ करके, ये घुटनों के बल बैठ करके साइलेंटली, बिल्कुल चुपचाप होकर के पूरी सिटी को देख रही होती है, और फिर एकदम से मूव ऑन कर जाती है, मतलब एकदम से हमला कर देती है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि फॉग क्या करती है, बिल्कुल साइलेंटली आती है, आपको पता भी नहीं चलता कैसे वो आई, फिर एकदम से वो अपने घुटनों पे बैठ करके देखती है ये सब क्या हो रहा है सिटी में, फिर एकदम से पूरी की पूरी सिटी को चपेट में ले लेती है और सारे में फॉग ही फॉग हो जाती है। अब देखो इसकी थीम क्या हो सकती है, इसका मैसेज क्या हो सकता है। आप बहुत सारे मैसेज, बहुत सारी थीम अपने अकॉर्डिंग इससे निकाल सकते हो। एक तो यही हो जाएगा कि इसमें बताया गया है कि मौसम कैसे बदलते हैं, और मौसम बदलना एक इनएविटेबल लॉ है नेचर का, इसे हम नहीं रोक सकते हैं, ये तो होगा ही, चेंज तो होते ही है। फॉग आएगी, फिर बरसात भी आएगी, आगे धूप भी आएगी, है ना, गर्मी भी होगी, तो ये चीजें तो होंगी, यानी नेचर के जो लॉज हैं वो तो है ही। साथ में आप ये भी बता सकते हो कि जो इंसान है उनका एटीट्यूड कैसा है नेचर के तरफ, मतलब नेचर के टूवर्ड्स उनका नेचर कैसा है, वुमेन का या मैन का। यानी यहाँ पे ये भी बताया जा सकता है, एक मैसेज ये भी हो सकता है कि जब कोई चेंज होता है उससे पहले बिल्कुल शांति होती है। जैसे यहाँ पे जो सिटी थी वो बिल्कुल शांत थी, लेकिन फिर अचानक से जो फॉग है वो अपने चपेट में ले लेती है सब कुछ। तो यहाँ पे बेसिकली चेंज के बारे में ही बताया गया है, कुछ भी मिला लो आप, चाहे उधर से देख लो या चाहे इधर से देख लो, यहाँ पे आपको चेंज के बारे में ही कहीं ना कहीं आपको अल्टीमेट मैसेज मिल रहा है कि चेंज जो है वो अंतिम सत्य है और चेंज ही होता है। ठीक है, चेंज हमारी जिंदगी में होते ही रहते हैं, चाहे वो नेचर के टूवर्ड्स हो, नेचर से हमें चेंज मिल रहे हो, या हम भी नेचर के टूवर्ड्स चेंज ला रहे हो, जो भी हो रहा है चेंज होते ही है, चाहे नेचर से हो रहे हैं चाहे हमारी लाइफ में हो रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे आपको नेचर के द्वारा समझाने की कोशिश की गई हो, लेकिन पोएट का जो इरादा था वो आपको ये समझाना हो कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं। जैसे कि आपने जो पोएम पढ़ी थी ना, द बोल पोएम, वो भी कुछ सिमिलर मैसेज पर ही थी। ठीक है, और आपका जो लेसन है आगे गौतम बुद्धा वाला जो sermon at बनारस, वो भी कुछ ऐसा ही है, मतलब सिमिलर थिंकिंग उसमें है, यानी चेंज तो होता ही है। बात करें राइम स्कीम की, तो इसमें राइम स्कीम नहीं है बिल्कुल भी, ये एक फ्री वर्ड। फ्री वर्ड्स का मतलब होता है जहां पे आपकी कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं होती है और आप अपने अकॉर्डिंग हर लाइन में अपने अनुसार एक नई लय, एक नया टोन आप बांधते हो, जो राइटर होता है वो, यानी वो एक फिक्स्ड राइमिंग स्कीम से बंधा नहीं रहना चाहता है, वो एक फ्री पोएम लिखता है, फ्री वर्ड्स के साथ लिखता है, उसे हम फ्री वर्ड्स पोएम बोलते हैं।
यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट डिफिकल्ट वर्ड जो है वो हॉन्चेस है, मतलब एक ही डिफिकल्ट वर्ड है पूरी पोएम में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बेसिकली यहाँ पे लिखे हुए हैं। हॉन्चेस का मतलब होता है जब आप घुटनों पे बैठ जाते हो। यहाँ पे जो फॉग है वो कैट को सिंबलाइज करता है, और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इट फॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। बात करें इसकी पोएटिक डिवाइसेस की, तो इसमें बहुत सारी पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल हुई हैं। इतनी छोटी सी पोएम में बहुत सारी पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल हुई हैं, और इसीलिए शायद इतनी ब्यूटीफुल पोएम है कि एनसीईआरटी ने क्लास 10th के सिलेबस में डाल दी। मतलब मुझे नहीं पता है, इट्स जस्ट एन ये बिल्कुल मेरा एक सार्केज्म है। मतलब मुझे नहीं पता है, ना तो इसकी एक इम्पोर्टेंट थीम मिली है हमें, है ना। तो एनसीईआरटी ने हो सकता है कुछ सोच समझ के डाला हो। तो इससे बेसिकली आप ये भी सीख सकते हो कि एक परफेक्ट तो नहीं बोल सकते हैं, एक गुड पीस ऑफ राइटिंग कैसे लिखा जाता है। मतलब आप छोटा लिख दो लेकिन उसमें बहुत ज्यादा ब्यूटिफिकेशन कर दो, मेटाफर्स यूज करके, पोएटिक डिवाइसेस यूज करके, है ना। चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो है मेटाफर। मेटाफर इस्तेमाल हुआ है, फॉग को इन्होंने कैट से डायरेक्ट कंपेयर कर दिया है, बिना एज लगाए, बिना लाइक लगाए, इन्होंने डायरेक्ट कंपेयर कर दिया है फॉग को कैट से। तो यहाँ पे मेटाफर इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट इज इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट यानी इन्होंने बिना रुके, बिना फुल स्टॉप लगाए पोएम को कंटिन्यू रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने मोमेंटम लाने की कोशिश की है। इंजैम्पमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस, सीबीएसई अक्सर पूछ लेता है। बाकी एलिट्रेशन तो आप सब जानते हैं, फोग, फीट, कैट, कम, है ना। फोग, फीट, एफ की रिपीटेशन हुई है, और कैट कम्स में सी की रिपीटेशन हुई है। बात करें एसोनेंस की, यानी कि आपके वोवेल्स भी रिपीट हुए हैं। जैसे फॉग कम्स, तो एफ के बाद ओ आया है, फिर कम्स में सी के बाद ओ आया है, फिर ऑन, उसमें भी ओ आया है। तो यहाँ पे वोवेल्स की रिपीटेशन हुई है। उसके बाद यहाँ पे इमेजरी है, यानी यहाँ पे कल्पना की गई है कि जो कैट है वो उसके जैसा है, फॉग के जैसा है, या जो भी है। यहाँ पे बिल्कुल काल्पनिक चीज है ना। साथ में ट्रांसफर्ड एपिथेट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अगर आपको प्रॉब्लम वाले हैं, आज हम क्लास 10th इंग्लिश की लास्ट से सेकंड पोएम, दैट इज द टेल ऑफ कस्टार्ड द ड्रैगन को पढ़ने वाले हैं। अब ये पोएम किसने लिखी है? ये पोएम लिखी है ऑगडन नैश ने। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो पोएम है, ये पोएम एक तरीके की बैलेड है। अब बैलेड क्या होता है? बैलेड होता है एक ऐसी पोएम जो कि एक पोएम भी हो लेकिन एक कहानी भी हो। यानी आप किसी कहानी को आप एक पोएम की फॉर्म में रिप्रेजेंट अगर कर रहे हो तो आप उसको बैलेड बोलते हो। और जनरली लोकल एरियाज में या लोकल फोक टेल्स में इस तरीके की बैलेड को जनरली सुनाया जाता है बड़ों के द्वारा अपने बच्चों को। तो ये आप बोल सकते हो किड टेल्स में से एक स्टोरी होती है। तो बैलेड एक ऐसी पोएम होती है जो कि एक तरीके की स्टोरी भी होती है और एक तरीके की फोक टेल भी होती है। इस पोएम का नाम है द टेल ऑफ कस्टार्ड द ड्रैगन। यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि ये किसकी कहानी है? ये कस्टार्ड की कहानी है। और कस्टार्ड किसका नाम है? एक ड्रैगन का नाम है। तो एक ड्रैगन है जिसका नाम यहाँ पे कस्टार्ड है। तो इस कहानी में एक लड़की है जिसका नाम बेलिंडा है। उसके पास बहुत सारे पेट जानवर हैं, जिसमें से एक चूहा भी है, एक बिल्ली भी है, एक कुत्ता भी है, और उसका एक ये ड्रैगन है जिसका नाम कस्टार्ड है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेंजा में ये बता रहे हैं कि जो बेलिंडा है वो कहाँ पे रहती है। तो बेलिंडा एक छोटे से सफेद रंग के घर में रहती है, और उसके पास काले रंग की एक छोटी सी किटन है। किटन का मतलब होता है बिल्ली का बच्चा। तो उसके पास छोटी सी एक बिल्ली है, किटन है। एक ग्रे कलर का छोटा सा चूहा भी है उसके पास, यानी माउस है, और पीले रंग का एक छोटा सा कुत्ता भी है। अब उसके पास ना एक छोटा सा रेड कलर का वैगन भी है। वैगन होता है एक तरीके का कार्ट, यानी कि जैसे बग्गी होती है ना, ऐसी एक कार टाइप होता है, वाहन होता है एक वैगन। तो उसके पास रेड कलर का एक छोटा सा वैगन है, और उसका एक छोटा सा रियलियो ट्रिलियो लिटिल पेट है जिसका नाम है कस्टार्ड, जो कि एक ड्रैगन है। अब यहाँ पे जो रियली ट्रूली के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो रियलियो ट्रिलियो इस्तेमाल हुआ है। तो जब भी पोयम में जब पोएट अपने अनुसार शब्दों को मॉडिफाई कर देता है, किस लिए मॉडिफाई करता है? ताकि वो अलग दिखे, मजेदार दिखे। तो ऐसी पोएम में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज होती है वो होती है लाइसेंस वाली पोएटिक डिवाइसेस। तो यहाँ पे पोएटिक लाइसेंस नाम की एक पोएटिक डिवाइसेस होती है जो पोएट यूज कर रहे हैं।
ऐसे ही आपने देखा होगा हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल में पोइट ने ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए गए थे, वहां पे भी कुछ शब्दों को मॉडिफाई कर दिया गया था। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि जब रीडर पढ़ रहा है पोम को तो वो थोड़ा सा इफेक्टिव लगे। अब सेकंड स्टैंजा में क्या हो रहा है, यहाँ पे राइटर उन सबके नाम बता रहा है। तो जो हमारे पास यहाँ पे किटन है उसका नाम है इंक, जो हमारे पास यहाँ पे चूहा है उसका नाम है ब्लिंक, और जो डॉग है उसका नाम है मस्टार्ड। मस्टार्ड क्यों है उसका नाम, क्योंकि वो पीले रंग का है, और मस्टर्ड यानी कि सरसों भी कैसे रंग की होती है, पीले रंग की होती है, उसके फ्लावर पीले रंग के होते हैं। और जो उसका ड्रैगन है उसका नाम है कस्टर्ड। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पोएट के द्वारा कि जो कस्टर्ड है ये बहुत ज्यादा डरपोक है। अब नेक्स्ट स्टैंजा में कस्टर्ड के बारे में बताया जा रहा है कि कस्टर्ड वैसे तो डरपोक है, लेकिन कस्टर्ड जैसे ड्रैगन होते हैं ऐसे उसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उसके पास नुकीले दांत हैं, और उसकी जो टॉप बॉडी है उसके ऊपर स्केल्स हैं। जैसे आपने देखे होंगे ड्रैगन ऐसा होता है तो उसके ऊपर ऐसे कांटे कांटे से लगे हुए होते हैं, तो इस तरीके की स्केल्स भी उसके ऊपर हैं। और जैसे ड्रैगन क्या करते हैं, मुंह में से आग निकालते हैं, तो ऐसे ही उसके पास है जो उसका नोज है वो एक तरीके से चिमनी का काम करता है और उसके मुंह में से आग निकलती है। फिर वो बता रहे हैं कि जो उसके टोज हैं वो ऐसे हैं जैसे कि जैसे होते हैं ना खुरपी होती है जिसे मिट्टी को डग किया जाता है, तो बिल्कुल डैगर्स की तरह है उसके हम बोल सकते हैं टोज, जो कि बिल्कुल नुकीले हैं और एक बार से किसी की भी जान ले सकते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जितने भी यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं वो कितने कैपेबल हैं, यानी कि वो कितने पावरफुल हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बेलिंडा है जो कि उन सबकी मालकिन है वो इतनी ज्यादा बहादुर है जैसे भालू होते हैं, यानी कि जैसे बहुत सारे भालू होते हैं ना, उन सबकी जो पावर है वो अकेली के अंदर है उसके अंदर। फिर वो बता रहे हैं कि जो इंक है और ब्लिंक है यानी कि जो बिल्ली है और वो जो चूहा है वो इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो लायन यानी कि शेर से भी लड़ सकते हैं, और जो वो कुत्ता है यानी मस्टर्ड है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो टाइगर को भी एक तरीके से हरा सकता है। लेकिन जो कस्टर्ड है यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे ड्रैगन है वो इतना ज्यादा डरपोक है कि वो अपने लिए एक सेफ केज को ढूंढ रहा है, यानी पिंजरे को ढूंढ रहा है। यानी वो इतना डरपोक है कि इन सबसे लड़ना तो दूर, वो अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहा है किसी केज में, किसी पिंजरे में, ताकि उसे लड़ना ना पड़े, क्योंकि वो बहुत डरपोक है अकॉर्डिंग टू पोएट। अब नेक्स्ट स्टैंजा में क्या बताया जा रहा है कि ये जो सारे लोग हैं, यानी बेलिंडा है, इंक है, ब्लिंक है, मस्टर्ड है, ये लोग किस तरीके से कस्टर्ड यानी ड्रैगन की मजाक उड़ाते हैं। अब जो ब्लिंडा है ना वो उसे बहुत उस पे एक तरीके से रोस्टिंग करती है, उस पे हंसती है, उसकी मजाक उड़ाती है। और जो ये इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड है यानी कि कुत्ता, बिल्ली और जो चूहा है, ये सब इसको क्या कहते हैं, ये इसको परसीवल बोलते हैं। अब ये परसीवल क्या है, परसीवल एक राजा था जो कि जब लड़ाई का समय हुआ था ना, युद्ध का समय हुआ था, तो ये युद्ध में से मैदान छोड़ करके भाग गया था। तो यहाँ पे इसका रेफरेंस देकर के पोएट बता रहा है कि जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड है वो कस्टर्ड को परसीवल के नाम से चिढ़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई है, एल्यूशन, यानी जब भी हम किसी राइटिंग पीस में किसी दूसरी फेमस राइटिंग पीस के किसी कैरेक्टर को इन्वॉल्वमेंट दे देते हैं, यानी कि अगर हम कोई राइटिंग पीस लिख रहे हैं उसमें हम किसी फेमस कैरेक्टर का नाम दे देते हैं जो कि हमने नहीं बनाया है, तो हम उसको एल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि आपकी पोम थी अमेंडा में रपंजल का एक तरीके से रेफरेंस लिया गया था, तो वो एक फेमस कैरेक्टर है, तो वहां पे भी एल्यूशन इस्तेमाल किया गया था। अब ये जो सारे हैं यानी कि जो ब्लिंडा है, इंक है, ब्लिंक है, मस्टर्ड है, ये सब कस्टर्ड की बहुत मजाक उड़ाते हैं और उसकी हंसते हंसते उसके ऊपर अपने वैगन में बैठ करके सैर करते हैं, मतलब कि उसकी मजाक उड़ा करके उसमें बैठ जाते हैं। किसमें बैठ जाते हैं, वैगन में बैठ जाते हैं। अब उसमें बैठ करके फिर भी वो उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। ब्लिंडा इतना ज्यादा हंस रही है उसके ऊपर कि घर भी हिल रहा है। यहाँ पे हालांकि हाइपरबोल यूज हुई है, हाइपरबोल मतलब किसी चीज को ज्यादा बढ़ा चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्लिंडा उस पर इतना ज्यादा हंस रही है कि उसने घर भी हिला दिया है।
और ये बाकी के जो जानवर हैं, जो ब्लिंक है, इंक है, मस्टर्ड है, ये सब उसकी मजाक उड़ा रहे हैं और इसकी एज पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारी एज क्या है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है उनमें और वो सबसे ज्यादा डरपोक है। वही जो कस्टर्ड है वो बेचारा रो रहा है कि मुझे एक नाइस सेफ केस दे दो, यानी कि सुरक्षित एक पिंजरा दे दो ताकि मैं उसमें जाकर के छिप जाऊं। फिर अचानक से उन्हें एक अजीब सी एक आवाज आती है और जो मस्टर्ड है यानी जो कुत्ता है वो भौंकता है, जो बिल्ली है वो भी चिल्लाती है म्याऊं म्याऊं की आवाज निकाल करके, और वो सबके सब इधर उधर देखने लगते हैं। फिर वो क्या देखते हैं कि विंडो से एक पायरेट निकल करके आ रहा है। पायरेट कौन होता है? एक डाकू किस्म का एक इंसान होता है, चोर होता है और डाकू होता है, उसे आप पायरेट बोल देते हो। नेक्स्ट स्टेंजा में उस पायरेट के बारे में बताया गया है कि उसके लेफ्ट हैंड में बंदूक है यानी पिस्टल है और उसके राइट हैंड में भी पिस्टल है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो उसके दांत है उसमें से एक दांत उसका ऐसा है जैसे कैटलेस वेट होता है, जैसे कहते हैं ना सोने का दांत होता है। ये जो डाकू आते थे पुरानी फिल्मों में भी दिखाया जाता था, पुराने कार्टून शोज में, गुफाओं में रहते थे, गुफाओं के आसपास उनकी एक आंख पे पट्टी बंधी रहती है, उनके दांत एक सोने का दांत होता है। तो इस तरीके का जो उसका दांत है वो कटलेस वेट है, यानी वो दूर से एकदम से चमक रहा है उसका एक दांत। उसकी बहुत बड़ी बड़ी मूछें हैं और वो मूछें बिल्कुल काले रंग की हैं, लेकिन उसकी एक टांग वुड की है, मतलब वो अपाइज है, उसकी एक टांग लकड़ी की है, यानी उसने नकली टांग लगाई हुई है जो कि लकड़ी की टांग है। हालांकि वो अभी भी कूद फिर सकता है, लेकिन वो टांग उसकी असली टांग नहीं है, वो लकड़ी की टांग है। अब उसका ये हालत देख करके, उसकी सारी कंडीशंस, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देख करके वो सारे के सारे जो ब्लिंडा है, इंक, ब्लिंक है, ये सारे जो मस्टर्ड वगैरह है, ये बिल्कुल समझ जाते हैं कि ये कुछ बुरा करने आया है, इसका इरादा अच्छा नहीं है। अब ब्लिंडा जो कि बहुत पावरफुल बन रही थी अब तक, वो कह रही थी कि मेरे अंदर तो बहुत सारे भालुओं जितनी ताकत है। अब वो क्या कर रही है, वो रोने लग गई है हेल्प हेल्प करके, यानी कि मदद मदद जो है एक तरीके से चिल्ला रही है। अब जैसे कुत्ते भागते हैं ना डर के आवाज निकाल करके, ऐसे ही मस्टर्ड भी जो कि एक डॉग है वो भी ऐसी आवाज निकाल करके भाग जाता। और इंक क्या है? इंक एक बिल्ली है, तो बिल्ली क्या करती है, वो घर के नीचे वाले हिस्से में छुप जाती है, और जो ब्लिंक है वो अपने बिल में छुप जाता है क्योंकि वो एक चूहा है। लेकिन जब ये सारे डर गए तब कौन आया है? वो कस्टर्ड आया है। अब वो कस्टर्ड जैसे ही आया, उसके जो मुंह में से फायर निकल रही है, उसके मुंह में से आग निकल रही है, वो एकदम से डरा देने वाला है उसका जो फिगर है अब, और वो बहुत डरा देने वाले एक फिगर की तरह वहां पे निकल करके आया है। उसकी जो पूंछ है वो बहुत बुरी तरीके से, बहुत डरावने तरीके से मूव कर रही है, वो बहुत बुरी बुरी डरावनी आवाजें निकाल रहा है। और वो पायरेट के पास कैसे आता है? जैसे रोबिन कीड़े के पास आता है। रोबिन कौन होता है? रोबिन एक चिड़िया होती है जो कि कीड़े खाती है, तो चिड़िया बहुत बड़ी है इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द वर्म। तो इस तरीके से ही जो कस्टर्ड है वो बहुत बड़ा है, किसके साइज के कंपैरिजन में? उस पायरेट के साइज। तो जैसे ही वो उसके पास आता है ऐसे लग रहा है जैसे रोबिन किसके पास आ गया हो? वॉर्म के पास। अब पायरेट जो डरता नहीं है, वो पूरे कोशिश करता है कि वो ड्रैगन को हरा दे। अब वो क्या करता है, अपनी पॉकेट में से एक फ्लैगन यानी कि एक सुराही निकालता है, उसमें से ड्रिंक कर लेता है। फिर वो 2 बुलेट लेता है और उस कस्टर्ड को, उस ड्रैगन को हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो ड्रैगन है, इतना बड़ा है, तो उस बुलेट्स का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और फिर कस्टर्ड क्या कर देता है, उस पूरे के पूरे डाकू को, पायरेट को 1 सेकंड में इंस्टेंटली उसको निगल लेता है। अब वो मर गया है तो क्या होता है, फिर ब्लिंडा निकल करके आती है। ब्लिंडा उसको बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करती है कस्टर्ड को। जो मस्टर्ड है, जो कि एक डॉग है, वो कस्टर्ड को चाटने लगता है, और कोई भी दुखी नहीं था किसके ऊपर, कि वो जो पायरेट है वो मर गया, क्योंकि उन्हें तो बहुत खुशी हो रही थी कि वो मर गया, क्योंकि वो तो सब डर गए थे उसके आने से। और जो बिल्ली है और जो चूहा है ना, वो गोल घेरा बना बना करके बहुत खुशी से नाच रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन फिर अचानक से ना वो एकदम से खड़े हो जाते हैं कि अच्छा तुमने उसे मार दिया। लेकिन फिर क्या कौन कहता है, डॉग जो मस्टर्ड है वो कहता है कि मैं तो तुमसे 2 गुना बहादुर हूँ। फिर जो इंक और ब्लिंक है वो कहते हैं कि हम तो तुमसे 3 गुना बहादुर हैं। फिर बेचारा कस्टर्ड क्या कहता है, हाँ हाँ तुम बिल्कुल मुझसे बहादुर हो, तुम 3 गुना बहादुर हो, तुम 2 गुना बहादुर हो, मैं तुमसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। और फिर से वो ऐसे ही रहने लग जाते हैं। ब्लिंडा उसी छोटे से घर में रह रही है, उसके सारे पेट्स हैं, और अभी भी जो कस्टर्ड है वो रो रहा है कि मुझे थोड़ा सा सेफ केस दे दो, यानी कि मुझे एक सुरक्षित सा एक
पिंजरा दे दो ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं। अब ये जो पोम है ये हमें क्या बताना चाह रही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बढ़ चढ़ के बातें नहीं करते हैं, लेकिन समय आने पर वो अब क्या कर सकते हैं वो उसको प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे कस्टर्ड है, वो पहले तो ऐसे दिखा रहा है जैसे वो बहुत ज्यादा डरपोक हो, उस पर कुछ नहीं आता है, लेकिन जैसी मुसीबत आई उसने उन सबकी मदद करी जो बढ़ चढ़ के पहले अपनी झूठी तारीफें कर रहे थे। बात करें राइमिंग स्कीम की, तो इसमें राइमिंग स्कीम यूज हुई है ए बी बी। पोएटिक डिवाइसेस पहले स्टेंजा में आई है रेपिटेशन, ऑक्सीमोरन और एनाफेरा। और रेपिटेशन तो आप जनरली नोटिस कर सकते हो। बात करें ऑक्सीमोरन की, तो ऑक्सीमोरन इस्तेमाल किया गया है पैट ड्रैगन वर्ड में, क्योंकि ड्रैगन बहुत जंगली जानवर होता है और यहाँ पे पैट वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। पैट मतलब पालतू, तो जंगली जानवर पालतू कैसे हो सकता है, तो ये बात कटाक्ष होगी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइसेस आएगी, डेट इज ऑक्सीमोरन। एनाफेरा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है कौन सी लाइन में, जो कि है हमारे पास एज से लेकर के मस्टार्ड तक की जो लाइन दी गई है। उसके बाद बात करें स्टेंजा थर्ड की, तो इसमें इस्तेमाल किया गया है सिमिल। फोर्थ में सिमिल भी इस्तेमाल किया गया है, मेटाफर भी इस्तेमाल किया गया है। फिफ्थ में अलिट्रेशन है, जो कि बी वर्ड की जो बी लेटर है उसकी साउंड रिपीट हो रही है, और सिमिल वर्ड जो रिपीटेशन है सिमिल की जो है यहाँ पे पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल की गई है। और बात करें सिक्स स्टेंजा की, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो पर्सोनिफिकेशन किसमें इस्तेमाल हुआ है, पर्सिवल के लिए। पर्सिवल के लिए एल्यूशन भी है और पर्सनिफिकेशन भी है, क्योंकि वो एक रेफरेंस दे रहा है। उसके बाद आप बात कर सकते हो सेवन स्टेंजा की, जो कि एनामोटापिया है। एनामोटापिया तब आती है जब आप किसी साउंड के बारे में डिस्क्राइब करते हो। तो यहाँ पे वीक जो साउंड है, म्यू जो साउंड है, ये सारी जो है साउंड्स डिस्क्राइब की गई है। उसके बाद नाइन्थ स्टेंजा है, उसमें हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर वेरी ओन फेवरेट एजुकेशन चैनल डियर स्कूल। और आज हम क्लास 10th इंग्लिश की लास्ट पोम दैट इज फॉर एनी ग्रेगरी को रीड करने वाले हैं। तो रीड करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये जो पोयम है फॉर एनी ग्रेगरी, ये विलियम बटलर येट्स के द्वारा लिखी गई है। ये टोटल 3 स्टेंजाज में लिखी हुई है। चलिए स्टेंजाज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब ये जो पोम है ये एक औरत और एक आदमी के बीच की कन्वर्सेशन है। एक लेडी है जिसका नाम एनी ग्रेगरी है, वो एक आदमी से बात कर रही है, यंग मैन से बात कर रही है। तो ये उन दोनों की कन्वर्सेशन है। अब पहले स्टेंजा में क्या हो रहा है, वो यंग मैन उस लेडी को यानी एनी ग्रेगरी को कह रहा है। वो कहता है कि कभी भी कोई नव युवक तुम्हारे इन शहद जैसे रंग के बाल को देख करके कभी मायूस ही नहीं हो सकता है। मतलब वो बिल्कुल खुश हो जाएगा तुम्हारे बालों को देख करके। अब उसने उसके बालों का रंग भी बताया है। उसने कहा है कि तुम्हारे बालों का जो रंग है वो हनी कलर्ड है, मतलब जैसा शहद का कलर होता है ना, ब्राउन, डार्क ब्राउन सा, ऐसा कलर है तुम्हारे बालों का। तो एक तरीके से उसके बालों की तारीफ कर रहा है या उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी की तारीफ कर रहा है। फिर वो कहता है ये जो बाल है तुम्हारे कानों पे पड़े हुए हैं ये बहुत सुंदर दिख रहे हैं। फिर वो आदमी ये भी कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए प्यार करता हूँ, मतलब तुम्हारे से प्यार करता हूँ, ना कि तुम्हारे इन बालों से। पहले वो उसके बालों की तारीफ कर रहा है कि तुम्हारे बाल इतने सुंदर हैं, तुम्हारे जो बाल कानों पे पड़े हुए हैं बहुत सुंदर हैं। फिर वो ये भी कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए प्यार करता हूँ, ना कि तुम्हारे इन बालों से। अब वो एनी ग्रेगरी इस पर क्या रिप्लाई दे रही है, वो कह रही है कि ये तो तुम्हें जो हनी कलर्ड बाल लग रहे हैं, यानी कि ऐसे बाल जिसको तुम हनी कलर्ड बोल रहे हो, जैसे शहद का कलर होता है। तो वो कह रही है एनी ग्रेगरी मैं तो डाई कर लूंगी इन पर, मतलब कोई और सा कलर कर सकती हूँ, तो शायद तुम्हें ये बाल फिर अच्छे ही नहीं लगेंगे, है ना। क्योंकि उस आदमी ने क्या कहा था कि तुम्हारे हनी कलर्ड बाल हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर एनी ग्रेगरी कह रही है कि मैं तो इन पे डाई कर लूंगी, मतलब कोई और सा कलर कर लूंगी, तो शायद तुम्हें ये बाल अच्छे ही नहीं लगे। वो कह रही है कि मैं तो इस पे ब्राउन कलर कर सकती हूँ, ब्लैक कलर कर सकती हूँ, या फिर कैरेट कलर भी कर सकती हूँ। कैरेट कलर मतलब जैसे गाजरी सा कलर होता है ना, रेड सा, वैसा कलर कर लूंगी। तो फिर शायद तुम मुझे प्यार भी नहीं करोगे क्योंकि तुम तो मेरे बालों से प्यार करते। अब वो आदमी क्या कह रहा है रिप्लाई में कि मैंने कल एक बूढ़े आदमी को, यानी कि कल रात मैंने एक बूढ़े रिलीजियस आदमी यानी कोई धार्मिक आदमी से सुना था कि केवल एक ऐसा भगवान ही है जो हमें हमारे इंटरनल ब्यूटी से प्यार करता है। यानी कि हमें, चाहे हम काले हैं चाहे हम गोरे हैं,
यानी केवल भगवान ही ऐसा है जो हमें हमारे इंटरनल ब्यूटी से प्यार करता है, नहीं तो ये सारा समाज, दुनिया, जितने भी लोग हैं वो सारे हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी से हमें जज करते हैं। अगर आप बाहर से दिखने में सुंदर हो तो वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो अगर आप काले हो, बेकार दिखते हो तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी भगवान ही ऐसा है जो मतलब एनी ग्रेगरी को वो इंसान कह रहा है कि ऐसा भगवान ही है जो तुम्हें तुम्हारे से प्यार कर सकता है, केवल तुम्हारे पीले बालों से नहीं। यानी कि वो आदमी जो पहले पैराग्राफ में ये बोल रहा था कि मैं तुम्हारे बालों से प्यार नहीं करता हूं, तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे से प्यार करता हूं, तुम्हारी एक्सटर्नल ब्यूटी से प्यार नहीं करता हूं। अब वो बाद में ये भी बोल रहा है कि केवल भगवान ही ऐसा है जो तुम्हारे पीले बालों से ना प्यार करके तुम्हारी इंटरनल ब्यूटी से प्यार करे, मतलब तुम्हारी एक्सटर्नल ब्यूटी से प्यार ना करे। अब बेसिकली ये जो लेसन है ये हमें क्या सिखा रहा है, या ये जो पोइट्री है हमें क्या सिखा रही है, ये बेसिकली हमें इंटरनल ब्यूटी और एक्सटर्नल ब्यूटी के बीच में डिफरेंस बता रही है, यानी हमारे लिए क्या मायने रखता है। ये बेसिकली हमें सोसाइटी का एक चेहरा दिखा रही है कि सोसाइटी हमें केवल तभी एक्सेप्ट करती है जब हम दिखने में सुंदर होते हैं, नहीं तो हमें सोसाइटी ठुकरा देती है एक तरीके से। जैसे यहाँ पे एनी ग्रेगरी है, वो दिखने में बहुत सुंदर है, उसके बाल पीले कलर के हैं, तो लोग उससे बहुत प्यार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान ही तुम्हारे इंटरनल ब्यूटी से प्यार कर सकता है, पूरा जो समाज है वो तुम्हारी एक्सटर्नल ब्यूटी से ही प्यार करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इंटरनल ब्यूटी इज मोर वैल्यूएबल देन एक्सटर्नल ब्यूटी। इंटरनल ब्यूटी ज्यादा कीमती होती है एक्सटर्नल ब्यूटी से, क्योंकि इंटरनल ब्यूटी को गॉड प्यार करते हैं, भगवान प्यार करते हैं। तो इस लेसन का कंक्लूजन क्या निकला कि चाहे लोग आपको कितना ही बोल दे कि वो आपसे एक्सटर्नली प्यार नहीं करते हैं, इंटरनली प्यार करते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि लोग आपको एक्सटर्नली ही जज करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा पोएम हो जाता है कंप्लीट। अब इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं। राइम स्कीम इसमें है ABCBDB। बात करें पोएटिक डिवाइसेस की, तो इसमें 3 पोएटिक डिवाइसेस यूज की गई है। सबसे पहला है मेटाफर। मेटाफर इस्तेमाल किया गया हनी कलर्ड वाली जो लाइन थी उसमें। उसके बाद इसमें एलिट्रेशन भी इस्तेमाल किया गया है और एनाफोरा भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। आपके लिए हमने वीडियो तैयार कर ली है जिसमें हम आपको ट्रिक से समझाएंगे कि पोएटिक डिवाइसेस को कैसे पहचानते हैं। सो स्टे ट्यून टू द चैनल। यहाँ पे हमारा लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। होप यू हैव लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। थैंक यू।